मैग्नेटिक फील्ड में मोशन तब देखा था जब वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर एंट्री करता है। अच्छा मुझे बताओ अगर चार्ज पार्टिकल q है, v वेलोसिटी से v मैग्नेटिक फील्ड में थीटा एंगल पेंटिंग करते हैं, लगने वाला फोर्स है बराबर q मल्टीप्लाई बाय v मल्टीप्लाई बाय d मल्टीप्लाई बाय sin ऑफ थीटा। डायरेक्शन चेक करने का तरीका थंब एंड डायरेक्शन ऑफ बाकी फिंगर किस तरफ इशारा कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड। पाम का परपेंडिकुलर क्या बताएगा, फोर्स बताएगा। अगर चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में पैरेलल एंट्री करता है, थीटा बराबर 0, sin 0 बराबर 0, फोर्स बराबर 0, जैसे जा रहा है अच्छा। अगर मान लो चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर एंट्री करके उस पर मैक्सिमम फोर्स लगेगा और फोर्स की डायरेक्शन चूंकि उसकी वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, उसकी डायरेक्शन हमें उड़ती जाएगी और सर्कुलर पाथ देगा। और सर्कुलर पाथ देगा तो सर्कुलर पाथ की रेडियस होगी और रेडियस का फार्मूला r बराबर mv/qb। m क्या है, मास, v वेलोसिटी, q चार्ज, b मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। तो लग लो अच्छा mv क्या क्या रिप्लेस कर सकते हो, mv होता है मोमेंटम, तो मोमेंटम की जगह कर सकते हैं √2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी मल्टीप्लाई बाय मास। और काइनेटिक एनर्जी की जगह पर भी रखना चाहो तो काइनेटिक एनर्जी की जगह रख सकते हो q मल्टीप्लाई बाय v, जहां q चार्ज है, v वोल्टेज डिफरेंस है। किसी q चार्ज वाले चार्ज पार्टिकल को अगर v वोल्टेज डिफरेंस से एक्सेलरेट करोगे तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी अपने आप आ जाएगी। ठीक है भाई, तो ये सब बातें हम लोग लास्ट टाइम पे कर चुके थे। अब आज की डेट पर हम चार्ज पार्टिकल की मैग्नेटिक फील्ड में एंट्री करने जा रहे हैं किसी थीटा एंगल पर, राइट। तो उससे जो बात आएगा मतलब तीसरी और आखिरी एंट्री है किसी चार्ज पार्टिकल की मैग्नेटिक फील्ड में ऐसी एंट्री जिससे उसका पाथ हेलिकल बन जाए। तो केवल वो पार्टिकल पढ़ने के बाद फिर शीट के डिस्कशन पर हम लोग चलेंगे। नहीं डालते शीट पर साथ एक आर्टिकल डिस्कस कर लें, फिर इसके बाद शीट पे क्या होगा, बस ये वाला आर्टिकल डिस्कस कर लें तो मोशन खत्म हो जाएगा। अभी बोलते हैं आकाश बेटे थोड़ी सी को बोल दो तो फैन चलाते हैं या एटलीस्ट एक एसी चलाते हैं, गर्मी हो रही है। चल बेटा चलो तो हम लोग दो केस देख चुके थे, थीटा इज इक्वल टू 0 वाला और थीटा इज इक्वल टू 90 वाला। अब देखो बेटा तीसरा केस या थर्ड केस वेलोसिटी जगह है और चार्ज पार्टिकल या सिंबॉलिक फॉर्म में लिख रहा हूं, समझ लेना वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल या ऐसा करते हैं चार्ज पार्टिकल enters the magnetic field. Charge particle enters the magnetic field at theta greater than 0 less than 90। और ध्यान से सुनना बेटा, आर्टिकल्स रिलेट करके पढ़ने होते हैं और सारी चीजें सीक्वेंशियल। लेकिन ध्यान से जो चार्ज पार्टिकल की एंट्री उसका थीटा क्या है, 0 नहीं है, 0 से ज्यादा और 90 से कम है। तो उसकी फोटो देखो, फोटो बनाने के लिए हमें सबसे पहले अपने कोऑर्डिनेट एक्सिस बनानी है ताकि हम एटलीस्ट मैग्नेटिक फील्ड को साफ सुथरा दिखा सकें। ये वाला एक्स एक्सिस, ये वाला वाई एक्सिस और ये मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए पैरेलल इक्विडिस्टेंस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, पैरेलल और इक्विडिस्टेंस मैग्नेटिक फील्ड बनाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर एक यूनिफॉर्म टाइप का मैग्नेटिक फील्ड है और यूनिफॉर्म टाइप के मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी है बेटा, B। चार्ज पार्टिकल की जो एंट्री है और ये चार्ज पार्टिकल का जो मैग्नीट्यूड है कितना बेटा, Q, और वेलोसिटी कितनी है, V। इसका हॉरिजॉन्टल से बनने वाला एंगल कितना बेटा, थीटा। देखो ठीक है, अब देखो B के कर लो कंपोनेंट, B के टुकड़े कर लो, B के दो टुकड़े करो भाई, आपके पास अब पूरी ब्रिज करती है। यानी जब भी कभी कोई फिजिकल क्वांटिटी हॉरिजॉन्टल वर्टिकल के अलावा टेढ़ी दिखे, आप उसकी क्या कर लो, कंपोनेंट कर। तो B का एक कंपोनेंट इधर की तरफ आ जाएगा, B का cos ऑफ थीटा, B का बेटा दूसरा कंपोनेंट आ जाएगा, B का sin ऑफ थीटा। अब तो समझ सकते हैं कौन सा कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल पड़ गया, इस पर कोई फोर्स किस पर लगेगा, जो मैग्नेटिक फील्ड की बात नहीं मानना, कौन नहीं मानना, कितना फोर्स लगेगा, F बराबर Q V sin थीटा। अब इस बात को दूसरे तरीके से पढ़ना सीखो, बात वही है, फोर्स के नाम पर आपने कहा बिल्कुल सही बताया, फोर्स के नाम पर लगेगा F बराबर Q V sin ऑफ थीटा, ये सही बात, इस पर लगने वाला फोर्स है। अब इसी बात को दूसरे तरीके से पढ़ो तो आप ऐसा भी कह सकते हो कि चार्ज पार्टिकल, ध्यान से देखिएगा, क्या चार्ज पार्टिकल
चार्ज पार्टिकल के पास दो वेलोसिटी साइमल्टेनियसली, एक साथ दो वेलोसिटी, एक वेलोसिटी क्या कर रही है, उसे आगे ले जा रही है, और एक वेलोसिटी क्या कर रही है, एक वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है जिसके साथ कोई छेड़खानी नहीं होगी, और एक वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। याद करो, अभी तुमने पढ़ा था कल की डेट पर कि कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर एंट्री करेगा तो पाथ कैसा हो जाएगा, सर्कुलर। अगर सुनना, चार्ज पार्टिकल एक साथ दोनों पाथ फेस करेगा, पूछो कैसे कैसे कैसे? देखो, चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी का एक कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड लाइन के परपेंडिकुलर कैसा पाथ बनाना चाहता है, सर्कुलर सर्कुलर। और ये वाला कैसा है, मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल। तो जो पैरेलल कंपोनेंट है वो इनर्शिया की वजह से जैसे चलता वैसे चलता जाएगा, तो ये आगे लेता जाएगा, ये आगे घसीट के ले जाएगा। और ये वाला कैसा पाथ बनाएगा, सर्कुलर पाथ बनाएगा। हाउ इज इट पॉसिबल फॉर अ सिंगल चार्ज पार्टिकल, एक आवेशित कण के लिए, एक चार्ज पार्टिकल के लिए ये कैसे पॉसिबल है कि वो आगे भी चला जाए और गोल गोल घूमे? इमेजिन करो इस बात को, इमेजिन करो। तो ये क्या कर रहा है, ये वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के साथ कैसी है, परपेंडिकुलर। ये कैसा पाथ बनाएगी, सर्कुलर। और ये कैसा ले जाएगी, आगे, सर्कल आगे, सर्कल आगे, सर्कल आगे। कैसा पाथ आएगा, क्या स्प्रिंग स्ट्रक्चर आएगा? उसी स्प्रिंग स्ट्रक्चर को हम लोग हेलिकल पाथ, हेलिक्स पाथ भी कह सकते हैं, राइट? अब देखो, तो ये वाला कंपोनेंट क्या कर रहा है, आगे ले जा रहा है। ये वाला वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर, तो इसकी वजह से पाथ कैसा होगा, सर्कुलर। इसकी वजह से स्ट्रेट लाइन, तो सर्कल प्लस स्ट्रेट लाइन बराबर हेलिक्स, ऐसा पाथ है। क्या बटन कोई डाउट तो नहीं? देखना बेटा, हम ऐसा भी कह सकते हैं कि वेलोसिटी का जो v sin थीटा है वो परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड के साथ, और किस तरह के पाथ के रिस्पांसिबल है, सर्कुलर। ये सर्कुलर पाथ के रिस्पांसिबल है। दूसरा v का cos थीटा बोलना पड़ेगा बेटा, मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल। और ये कैसे पाथ के रिस्पांसिबल है, ये इसके स्ट्रेट पाथ के रिस्पांसिबल। अब दो पाथ एक साथ, स्ट्रेट भी सर्कुलर भी। एक फोटो याद आ रही है, पूरे तो नहीं, कल की फोटो याद आ रही है? हालांकि कल हमने फोटो ऐसे बनाई थी कि अगर मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है पेन ऑफ पेपर के अंदर और चार्ज पार्टिकल पेन में घसीटता हुआ जा रहा है, तो चार्ज पार्टिकल की एंट्री अगर मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, ये कैसा पाथ बनाता था, सर्कुलर। तो यहां ध्यान से देखो, चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी का एक कंपोनेंट v sin थीटा मैग्नेटिक फील्ड लाइन के परपेंडिकुलर का कैसा पाथ बनाएगा, सर्कुलर। क्यों सर्कल नहीं बनेगा, प्लेन में सर्कल नहीं बनेगा, प्लेन के परपेंडिकुलर ये सर्कल बनेगा। तो ये सर्कल सर्कुलर पाथ बनाएगा, ऐसे ऐसे, और ये आगे ले जाएगा, तो सर्कल आगे, सर्कल आगे, सर्कल आगे, और ऐसे पाथ का नाम हेलिकल पाथ। इस डिजाइन का नाम हेलिक्स। इसे कहीं कहीं स्पाइरल पाथ भी लिखा जाता है। आप स्पाइरल नोटबुक्स खरीदते हैं वैसे ही पाथ, राइट? अब देखिए, तो v sin थीटा मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, सर्कुलर पाथ बनाएगा, v cos थीटा पैरेलल है, स्ट्रेट लाइन पाथ बनाएगा। दोनों कंबाइन कर दो, अब काम कैसा बनेगा, और बोलना पड़ेगा हेलिकल पाथ। अच्छा क्या छोड़ो, हेलिकल पाथ बनेगा क्या इशू, इसकी रेडियस होगी क्या, क्या इसकी रेडियस होगी? अरे कहीं सर्कल आया ना, भले सर्कल आगे बढ़ता चला जा रहा है ऐसे स्प्रिंग के जैसा, तो सर्कल तो आया ना, सर्कल सर्कल की रेडियस होगी, रेडियस का फार्मूला, सर्कल की रेडियस का फार्मूला r बराबर mv अपॉन। बहुत बढ़िया। अब दिक्कत आ रही है, एक समस्या है, पिछली बार याद करो, अब ध्यान सोचो, कल की बातें केवल रिकॉर्ड करते जाओ, सब याद आता जाएगा, नोट ना करो तुम्हें का समय। ये क्या है, ये बोलना पड़ेगा, ये क्या है, ये मैग्नेटिक फील्ड का इंडिकेशन। ये मैग्नेटिक फील्ड कैसी है, पेन ऑफ पेपर की फील्ड ऑफ पेपर के परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर आउट की परपेंडिकुलर इनवर्ट। अच्छा, तो चार्ज पार्टिकल अगर इसमें गलती से ऐसे एंट्री कर जाए, ऐसे एंट्री कर जाए, तो क्या ऐसे एंट्री करेगा तो उस पर फोर्स वेलोसिटी का परपेंडिकुलर लगेगा, और वेलोसिटी के परपेंडिकुलर लगने वाला फोर्स का उसको सर्कुलर पाथ देगा। और अगर सर्कुलर पाथ देगा तो सर्कुलर पाथ की रेडियस होगी, सर्कुलर पाथ ध्यान से देखो, तो जो भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन है, सर्कुलर पाथ उसी डायरेक्शन के हिसाब से बन जाएगा। अब इतनी बात करना अपना ध्यान से, अगर वेलोसिटी v है तो ध्यान से देखो, तो मैग्नेटिक फील्ड के ठीक परपेंडिकुलर वेलोसिटी का नाम v। तो ध्यान से सुनना, जो लाइन बोलना है दो बार बोलेंगे। चार्ज पार्टिकल की एंट्री करते वक्त वेलोसिटी v है, जो कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन के परपेंडिकुलर है। फिंगर की डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड में, थंब की डायरेक्शन मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल में, तो वेलोसिटी v मैग्नेटिक फील्ड v के साथ परपेंडिकुलर है। क्या ये स्टेटमेंट हमने एकदम सही बोला साहब से? कंफर्म हो? यहां देखो, वेलोसिटी v मैग्नेटिक फील्ड के साथ किसी एंगल पर, क्या कंफर्ट, ये बात स्टेटमेंट सही है? और देखो, वेलोसिटी v
साइन थीटा मैग्नेटिक फील्ड के ठीक परपेंडिकुलर। क्या ये स्टेटमेंट सही है? तो कहने का मतलब यह है कि जब तुम सर्कुलर पाथ देखते हो तो रेडियस का फार्मूला r बराबर mv/qb होता है। यहाँ सर्कुलर पाथ ट्रेस कराने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल था? v वेलोसिटी। और ये वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के साथ कैसी थी? परपेंडिकुलर थी। यहाँ ध्यान दें, अर्थात सर्कुलर पाथ की रेडियस में, सर्कुलर पाथ की रेडियस में जो वेलोसिटी आएगी वो वेलोसिटी होगी जो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। यहाँ यही बात ये भी लगाओ इस सर्कुलर पाथ की रेडियस डिसाइड करने में वो वेलोसिटी आएगी जो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर। क्या ये दोनों ही मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है? परपेंडिकुलर तो केवल v sin थीटा। तो रेडियस का फार्मूला r बराबर mv sin थीटा अपॉन qb। ये कब हेलिकल पाथ में। अच्छा प्योर सर्कुलर होता mv अपॉन qb। अगर हेलिकल है थीटा एंगल पे है तो mv sin थीटा अपॉन qb। कहते बात को बताओ। शाबाश। एक बात टाइम पीरियड क्या हो? टाइम पीरियड बराबर 2 पाई r अपॉन b। क्या सामान्य फार्मूला सबको समझ में आ रहा है? अरे समय बराबर दूरी बटे 4। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी? अब देखो अगर एक चक्कर की बात करोगे तो ध्यान से देखो तो एक चक्कर में क्या पूरी सर्कमफेरेंस चलनी पड़ती है? और पूरी सर्कमफेरेंस 2 पाई r। और सर्कमफेरेंस में चलाने वाला कौन है? गोल गोल घुमाने वाला कौन है? गोल गोल घुमाने वाला कौन है? v है कि v cos थीटा की v sin थीटा? तो v sin थीटा। अब t बराबर 2 पाई r की वैल्यू mv sin थीटा अपॉन qb अपॉन कौन रहेगा? v का sin। ध्यान से देखो v sin थीटा कैंसिल। e का वही आंसर जो आपने कैलकुलेट कर पड़ा था 2 पाई m by क्या करो कल में कुछ एक बात नहीं थी आपसे। क्या कहा? हमने कहा कोई भी चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में अगर एंट्री करा और गलती से उसका पाथ सर्कुल या सर्कल जैसा बन गया तो उसका टाइम पीरियड वेलोसिटी से इंडिपेंडेंट रहता है। कहने का मतलब चाहे चार्ज पार्टिकल को सरल फेंको चाहे हौले वाले फेंको, उसका सर्किल कंप्लीट करके बाहर आना 3 बातों पर डिपेंड करता है सिवाय वेलोसिटी के। किन 3 बातों पर? उसके मास पर, उसके चार्ज पर और मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी पर। तो डाउट तो नहीं? इसी के बारे में कोई समस्या? तो बताओ जरा सा फोटो देखिए फटाफट बताइए प्लस का आंसर बोलिएगा कि कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर एंट्री करता है, ठीक परपेंडिकुलर एंट्री करता है तो उसका पाथ कैसा होता है? लेकिन अगर कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल एंट्री करता तो स्ट्रेट लाइन। अगर चार्ज सुनो अब सारी बात समझना, कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर एंट्री करता तो सर्कल सी और 0 डिग्री पे एंट्री करना तो स्ट्रेट। और अगर दोनों के बीच में एंट्री कर गया, अगर दोनों के बीच में तो सर्कल भी होगा और स्ट्रेट भी होगा। सर्कल स्ट्रेट दोनों मिला तो क्या बनेगा? हाँ जी और हेलिकल पाथ बनेगा। तो हेलिकल पाथ में भी क्या सर्कल इन्वॉल्व होंगे? क्योंकि स्प्रिंग की हर पॉइंट सर्कल जैसी दिखती है और सर्कल की रेडियस की बात r बराबर mv sin थीटा नहीं बल्कि सॉरी r बराबर mv नहीं बल्कि mv sin थीटा अपॉन qb। ये v sin थीटा क्यों लिया? क्योंकि सर्कुलर पाथ बनाना उस वेलोसिटी की रिस्पांसिबिलिटी है जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन के परपेंडिकुलर है। पिछली बार पूरी वेलोसिटी परपेंडिकुलर थी, अब की बार वेलोसिटी का एक टुकड़ा मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर, इसका नाम v sin थीटा है। टाइप फील्ड का फार्मूला वही रहेगा। कहती बटन एक और बात सुनने वाली है, एक सर्कल से दूसरे सर्कल के बीच जो डिस्टेंस होती है, जो सेपरेशन होती है, हम लोग पिच कहते हैं। और पिच कैसे बनी? इमेजिन करो पिच बनने में कितना समय लगा? एक इमेजिन करो ये जब सुनना ध्यान से मालूम अब आप पिच बनना शुरू होगी ना जगह करने लगा। ये टाइम पीरियड क्या एक टाइम पीरियड के बराबर है? क्योंकि लगभग सर्कल बन गया तो लगभग अरे भाई ऐसे चले और ये यही भी आ गया तो क्या लगभग एक चक्कर घूम गए। आप पूरा एक ही सर्कल में घूमे, लेकिन सर्कल जैसी एक डिजाइन में लगभग एक चक्कर घूम गए। और अगर लगभग एक चक्कर घूम गए तो एक चक्कर का टाइम कितना है? t। कौन सा t? टाइम पीरियड वाला है। अच्छा बताओ एंट्री कितने पर? एंट्री कितने पर? मैग्नेटिक फील्ड लाइन से एंट्री कितने का? थीटा एंगल पर। थीटा कितने का पर? बिकॉज़ थीटा भी जी क्या करना है? जी क्या करना है? दोनों में क्या करना है? तो क्या आगे नहीं जाए? मेरा गोल घुमाए तो गोल गोल घुमाएगा तो एक चक्कर घूमने पे तक है। तो क्या ये पहले घूमेगा फिर बढ़ेगा, पहले घूमेगा फिर बढ़ेगा, दोनों का साथ साथ रहेगा? तो गोल गोल घूमता भी जाएगा और आगे जाता भी जाएगा। तो क्या एक चक्कर में यानी एक टाइम पीरियड में ये गोल गोल की भी घूमेगा प्लस आगे भी शिफ्ट होगा। तो आगे शिफ्ट करने की जिम्मेदारी किसकी? v का
तो जो डिस्टेंस निकालना है वो उसी के रिगार्डिंग वेलोसिटी ले लो। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालना तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से बात करेंगे। पिच यानी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन टू कॉइल्स, दो चक्कर के बीच की जो डिस्टेंस है उसका नाम पिच है। पिच का फार्मूला v का cos थीटा। पिच दरअसल एक तरीके की मन में रखना, मन में डिस्टेंस है और डिस्टेंस बराबर स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो स्पीड के नाम पर कौन लेंगे और एक चक्कर में टाइम कितना है और t की वैल्यू कितनी है, तो v cos थीटा इनटू t की जगह पर 2 पाई m बाई q। ये पिच का जनरल फार्मूला। क्या चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी बढ़ा देने पर पिच बढ़ जाएगी? सामान्य सवाल रीजनिंग का सवाल। क्या चार्ज पार्टिकल की रफ्तार बढ़ा दे तो पिच बढ़ जाएगी? चार्ज पार्टिकल का अगर हम वेलोसिटी के साथ चार्ज पार्टिकल की एंट्री का एंगल बढ़ाते पिच बढ़ जाएगी? घट जाएगा। हाँ सर, चलो चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी बढ़ाओगे तो पिच, चार्ज पार्टिकल का एंगल बढ़ाओ थीटा, मैं बोल रहा हूं उसको फॉलो करो। तो चार्ज पार्टिकल की एंट्री का एंगल बढ़ाओगे तो थीटा, और थीटा बढ़ेगा तो cos थीटा घटेगा। cos थीटा उल्टा चलता है, थीटा बढ़ने पर sin थीटा बढ़ता है, क्योंकि sin 0 0 sin 90 1। तो थीटा बराबर 0 से 90 जाने पर sin थीटा की वैल्यू बढ़कर 0 से 1 हो गई। तो थीटा बढ़ाने पर sin थीटा बढ़ता है, लेकिन थीटा बढ़ाने पर cos थीटा घटता है। तो बताओ सा, अगर चार्ज पार्टिकल की एंट्री का एंगल 0 है, पिच कैसी? मैक्सिमम। अगर पिच ही पिच है, पिच है, क्यों? इससे आपने क्या दिया कि भैया लो पिच ही चल दो, पिच ही चल लो। अच्छा बताओ जरा, एंट्री का एंगल धीरे धीरे बढ़ाते जाओ। थीटा इमेजिन करो, थीटा बढ़ता है, सुनो मेरे को रिजल्ट चाहिए। थीटा लगा था तो थीटा बढ़ेगा तो cos थीटा, cos थीटा और cos थीटा करेंगे तो पिच, अगर थीटा बराबर 90 पिच। क्यों? क्योंकि आपने गलती से चार्ज पार्टिकल को ठीक परपेंडिकुलर भेज दिया, और ठीक परपेंडिकुलर तो क्या चक्कर मार के बाहर जाएगा? ये वाला क्या है, समझ पा रहे हो? नोट करिए। यदि a charged particle enters a magnetic field at theta less than or equal to greater than 0 and less than 90, velocity के दो टुकड़े आराम से सोच के बनाना। तो यार इस सवाल खाली इतनी लाइन से पूछ दिया गया था कि कोई चार्ज पार्टिकल अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर एंट्री करेगा तो उसकी वेलोसिटी में क्या चेंज होगा, क्या चेंज नहीं होगा। तो आपके मन में रहना चाहिए कि एंट्री करते वक्त अगर वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है तो उसकी वेलोसिटी की केवल डायरेक्शन चेंज होती है, मैग्नीट्यूड पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप ऐसा भी कह सकते हो ना, बहुत सिंपल बातें हैं कि कोई चार्ज पार्टिकल 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से एंट्री कर रहा है तो एग्जिट करते वक्त उसकी रफ्तार 10 मीटर पर सेकंड ही रहेगी। ये हो सकता है कि एंट्री किया था नॉर्थ ईस्ट साइड में और एग्जिट करते वक्त वो नॉर्थ साउथ या साउथ नॉर्थ की मतलब जो भी एक अलग सी डायरेक्शन करेंगे, तो डायरेक्शन में वेरिएशन पॉसिबल है, लेकिन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी विल नॉट चेंज। इस बार वेलोसिटी इसके बीच में हो गई, काश केवल सीधे जाता, अर्थात थीटा बराबर 0 पर तो सीधे निकल जाता, परपेंडिकुलर एंट्री करता तो गोल गोल घूमता। अब की बार बीच में आ गया, और बीच में आ गया तो वेलोसिटी का एक कंपोनेंट सीधे ले जाएगा, एक कंपोनेंट गोल गोल घुमाएगा, तो गोल गोल आगे गोल गोल आगे गोल गोल आगे। ऐसा जो रास्ता है वो हेलिकल रास्ता कहलाता है, स्पाइरल रास्ता कहलाता है। स्पाइरल रास्ते में दो कंसेक्यूटिव कॉइल, और ध्यान सुनना, छोटी छोटी बातें सुनते रहो, कि दो कंसेक्यूटिव कॉइल, दो लगातार कॉइल्स के बीच का जो सेपरेशन है उसे हम लोग पिच कहते हैं। पिच एक डिस्टेंस बराबर स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। स्पीड में वो स्पीड रिस्पांसिबल है जिसने पिच बनाई है, तो ये आगे किसका इसलिए क्योंकि v cos थीटा जीवित था, v cos थीटा वेलोसिटी के नाम पर, और एक कॉइल से दूसरी कॉइल तक जाने का टाइम अर्थात एक पूरी कॉइल करने का टाइम पीरियड t लेगी। हाँ जी, क्या रखना है? अब जल्दी आज फ्राइडे होता, संडे क्लास आ रही है आपके बैच की, तो कंपलसरी शाम वाला बैच भले ऑफ कर दे, क्योंकि शाम वाला बैच बहुत जल्दी, कोई दिक्कत नहीं बात। जल्दी का मतलब उसका टॉपिक ऐसा नहीं है संडे एक्स्ट्रा क्लास लगाई जाए, आप एक संडे क्लास करते हैं, धीरे धीरे करके आप लीड करें। हाँ जी, टाइमिंग क्या है? हाँ, संडे बेसिक की क्लास रखी है आपके पास, संडे का बेसिक लेक्चर मॉर्निंग, बेसिक लेक्चर मॉर्निंग 8:30 से 10 से टेस्ट हर संडे के फिक्स कर लो। अगर कैंसिल करते हैं तो गलत बात है,
हर संडे लगभग बेसिक लेक्चर 8:30 से 10 रहेगा। जो बच्चे कर चुके हैं वो चाहे तो आ सकते हैं, और बेसिक लेक्चर का कंटेंट थोड़ा बढ़ के हर लेक्चर में चेंज होता जाएगा। बेसिक लेक्चर का मतलब, अच्छा एक और बात है, सजेशन बॉक्स में कुछ सजेशंस आए, जैसे कुछ बच्चे कह रहे थे ऑप्टिक्स का बेसिक पढ़ा, एक बात बता, कुछ का कहना सर रिलेटिव मोशन पढ़ा, तो जो भी आर्टिकल का बेटा थोड़ा है वेव का रिवीजन करा दीजिए। वेव ऑप्टिक्स का रिवीजन का एक साथ करना प्रॉब्लम नहीं, हम कराएंगे, हमारी जिम्मेदारी है। रिवीजन पैक कोर्स मेरे हिसाब से शायद ये कोर्स खत्म होने की कगार पर पहुंचेगा तो पहुंचेगा, फिर चलता जाएगा। रिवीजन बैचेस मेरे हिसाब से 15 मार्च के आसपास से बैकअप मान लो, उसको रिवीजन मान लो, वो स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा अलग अलग जगहों पर। जैसे ट्रेंड चलेगा वैसे चलाना पड़ेगा, है ना, कहीं फैशन के दौर पे फैशन के साथ साथ चलना पड़ता है, देखिए मार्केट के हिसाब से। तो वो सही बात है, ये ट्रेंड बन गया। तो ये वैसा चलो मुद्दे की बात करते हैं, अपने काम पे फोकस करते हैं। बेसिक लेक्चर बेटा संडे 8:30 से 10 रहेगा। और दूसरी बात, क्लास का टाइमिंग बताइए क्या है? 8 से 11 क्लास मतलब मैग्नेटिज्म की प्रॉपर क्लास, जो चलना वही चलेगा। सर रात को 8 से 11 4 से 7 रख लिया। अच्छा क्या समझ 9 से 12 रात को, तो 5 से 5 अभी भी चलता, वेट कर लेंगे सर 5 से रात को 9 बजे से 12 बजे तक। 5 से 7 कर दें, 2 घंटे के बराबर संडे 5 से 7। यस सर, अब तो कुछ मसला है, 1.5 कर दीजिए। माइंडसेट बना के रखो कि संडे 5 से 7, तो 7 सवा 7 तक आपको छोड़ देगी क्लास है, कहीं पे 7 बजे पास आएगी, चल जाएगा, ठीक है। और चलो अब देखिए क्या आप शीट बनाते हैं, ना। एक और बात सुनो बेटा, एक और बात, कोई भी चार्ज पार्टिकल जब किसी मैग्नेटिक फील्ड में एंट्री करता है, तो मैग्नेटिक फील्ड में एंट्री करते हैं वो वेलोसिटी के साथ एंट्री किया तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी। और काइनेटिक एनर्जी का जनरल फार्मूला, अब चाहो तो आर्टिकल लिख सकते हैं वाला, दिमाग में याद रखो। काइनेटिक एनर्जी का जनरल फार्मूला K बराबर हाफ ऑफ mv स्क्वायर। और ध्यान सुनना, आते हैं तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हाफ ऑफ m, और वेलोसिटी v को रिप्लेस कर दो रेडियस के टर्म्स में, तो जरा क्या एक्सप्रेशन बनता है, इसलिए बता रहा हूं क्योंकि शायद ये 2009 10 12 के आसपास एक सवाल बिल्कुल ऐसा ही आया था। तो फॉर्मेट बनाना आना चाहिए, मैं सवाल नहीं सिखा रहा हूं, चीजें बदलोगे कैसे ये आना आवश्यक है। तो काइनेटिक एनर्जी का जनरल फार्मूला हाफ ऑफ mv स्क्वायर, mv में v को रिप्लेस करके रेडियस को इन्वॉल्व करना है। इमेजिन करो क्या करोगे, क्या r बराबर mv अपॉन qb टाइप की चीज का सपोर्ट ले ले, तो r की जगह पर क्या लिखा जा सकता था, r बराबर mv अपॉन qb। एक काम करो, v को रिप्लेस करो r के टर्म्स में, सो r इनटू q इनटू b अपॉन m दैट इज इक्वल टू v, और v को कट कॉपी पेस्ट कर देते हैं, तो v का स्क्वायर लिखा है, v के स्क्वायर की जगह वैल्यू रखो, सो काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ ऑफ m, और v स्क्वायर का मतलब बेटा r स्क्वायर, सही बात है, q स्क्वायर v स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर। m की एक पावर से एक पावर कैंसिल। तो जरा इमेजिन करो, अगर चार्ज पार्टिकल किसी तरीके से अपनी रेडियस बढ़ाता चला जाए तो काइनेटिक एनर्जी लगातार बढ़ जाएगी। एक बात, दूसरी बात, कभी-कभी क्या कहता था चार्ज पार्टिकल, कई सारी बातें हमसे पूछ लेंगे काइनेटिक एनर्जी में किन किन बातों की डिपेंडेंसी है, तो आपके दिमाग में सारी बातें चलनी चाहिए। ये काइनेटिक एनर्जी एक्साइट करने में रेडियस का रोल है, चार्ज पार्टिकल के चार्ज का, मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी का, उसके मास का। क्या आपके पास समझ में आ गया? कोई डाउट तो नहीं? तो काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन बना दो बेटा फटाफट, क्यों बना लो प्लीज साइड। पहला क्वेश्चन, चलो क्या कुछ बातें बता दो तो बड़ी अच्छी बात है। शीट में लेकिन सभी लोग मिलकर सॉल्व करो, जिन लोगों ने सॉल्व कर लिया दैट्स वेरी गुड, वो बढ़िया। हर शीट पे लगभग एक शीट होगी, जिन्होंने सॉल्व कर लिया बहुत अच्छी बात, जो नहीं सॉल्व किए वो साथ साथ सॉल्व करेंगे क्योंकि क्वेश्चन ही आना है पेपर में लास्ट में। तो थ्योरेटिकल कंटेंट पढ़ना आवश्यक, समझना आवश्यक, लेकिन उससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट शीट सॉल्व करना। पहला क्वेश्चन देखो, अ स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड इज इलेक्ट्रॉन, देन इलेक्ट्रॉन विल। चलो एक मैग्नेटिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड में स्टेशनरी इलेक्ट्रॉन, स्टेशनरी का मतलब वेलोसिटी कितनी बेटा, अगर वेलोसिटी 0 का फोर्स लगेगा, क्योंकि फोर्स का फार्मूला F बराबर q v b sin थीटा, वेलोसिटी 0 तो फोर्स भी। अच्छा किसी बॉडी पर जब तक एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता तब तक उसका स्टेट चेंज, तो अगर इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी है तो आगे भी स्टेशनरी रहेगा, इट मींस स्टेशनरी पहले का सी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन लगातार बताते हैं फिर इसके बाद स्विच करने लगेंगे। दूसरा हाँ लॉरेंट रिपोर्ट हालांकि बहुत अच्छा डिस्कशन है, सेकंड
number article. Second number article is very good discussion. F. Lorentz. Lorentz force ऐसा फोर्स है कि किसी चार्ज पार्टिकल पर तब लगता है जब उस पर एक साथ दो फील्ड एक्टिव हो जाए। और कौन सा? इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड। अगर इमेजिन करो इस बात को, बस दूसरे नंबर क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट थ्योरी की तरीके पढ़ते चलो। अच्छा आर्टिकल, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया चर्चा हुआ। तो मान लीजिए लॉरेंट फोर्स की बात करें तो लॉरेंट फोर्स तब एक्टिव होगा जब चार्ज पार्टिकल पर दो फील्ड एक साथ एक्टिव हो जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड और। अच्छा बताओ, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के नाम पर E अवेलेबल है ऐसे, बेटा प्लीज देखो, आलस नहीं बातें नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड के नाम पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अवेलेबल है और मैग्नेटिक फील्ड के नाम पर ये क्रॉस अवेलेबल है। क्रॉस ये बताने की कोशिश कर रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर इनवर्ट। अब यहां पे किसी चार्ज पार्टिकल को छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, और इसको छोड़ने के बाद ये सोचो कि इसके पास एक वेलोसिटी है ऐसी v वेलोसिटी। अब जरा इमेजिन करो कोई चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में रहेगा तो उस पर एक फोर्स लगेगा F = q × E। कोई चार्ज पार्टिकल v वेलोसिटी से v मैग्नेटिक फील्ड में चलेगा तो उस पर एक फोर्स लगेगा। बोलो जरा कितना लगेगा? q, और सही से देखा जाए तो v × b, और इसको ऊपर करोगे तो क्या बन जाएगा? qvb sin थीटा। ये कौन सा फोर्स है? ये वो फोर्स जो चार्ज पार्टिकल पर इलेक्ट्रिक फील्ड ने लगाया। ये वो फोर्स का एक्सप्रेशन है जो चार्ज पार्टिकल पर मैग्नेटिक फील्ड में लगाया। असल बात क्या है? हर फार्मूला बोलता है, बात तो करो उससे, बात करो। ये वो फोर्स है जो मूविंग चार्ज पार्टिकल पर मैग्नेटिक फील्ड ने लगाया। ये वो फोर्स है जो स्टैटिक चार्ज पार्टिकल पर इलेक्ट्रिक फील्ड ने लगाया। और अगर दोनों फोर्स एक साथ लगे तो फोर्स कैसी क्वांटिटी? वेक्टर क्वांटिटी को सीधे ऐड कर दिया जाए। ये रहा फोर्स का पहला वेक्टर, ये रहा फोर्स का दूसरा वेक्टर, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक, ये मैग्नेटिक = F Lorentz। सो F Lorentz, आप चाहे तो सीक्वेंस उल्टा लिख सकते हैं, ये लाइन पहले ही वाली बात में F Lorentz = F electric + F magnetic, राइट? कोई चार्ज पार्टिकल एक साथ दोनों फील्ड में अवेलेबल हो, क्या की बात है बेटा? एक बात और सुनिए, एक बात और। अच्छा इसमें कुछ कॉमन आ सकता है क्या? जो कॉमन आ जाए साहब तो लिख लो कॉमन, जैसे क्यू कॉमन ले लो, डब्बे में क्या बचेगा बेटा? E का वेक्टर प्लस अगले डब्बे में V क्रॉस B का वेक्टर। सुनते चलना, सवाल नंबर 2 अपने आप पूरी चर्चा का विषय है। अरे भाई चलें, ओके। अब जरा इमेजिन करो इन केस, तो क्वेश्चन बनाते एग्जांपल के तौर पर, केस 1। इसी लॉरेंट फोर्स के आधार पर हम कई सारे केस बना सकते हैं। इमेजिन करो कि अगर चार्ज पार्टिकल का स्टेशनरी, अब बेटा अगर चार्ज पार्टिकल कौन सा फोर्स इनएक्टिव हो जाए? जो कि मैग्नेटिक का था qvb sin। चार्ज पार्टिकल मूव करेगा तभी फोर्स लगेगा, अदरवाइज फोर्स। तो मैग्नेटिक वाला फोर्स कितना बचा? कौन? इलेक्ट्रिक। तो लॉरेंट्ज के एक्सप्रेशन में अगर चार्ज पार्टिकल स्टैटिक है तो F इलेक्ट्रिक और प्लस F मैग्नेटिक में मैग्नेटिक वाला पार्ट कितना हो जाएगा? 0। इलेक्ट्रिक फील्ड के फोर्स की तरह काम करेगा। और एग्जांपल देखते चलो, एक और केस इमेजिन करो। प्लेट, अरे बस तो इसके अनंत केस सकते हैं। एक प्लेट, दूसरी प्लेट। अच्छा ध्यान से देखो कौन सी प्लेटें हैं? कैपेसिटर जैसी प्लेटें हैं, और कैपेसिटर जैसी प्लेटों में क्या एक प्लेट पॉजिटिव दूसरी नेगेटिव है। इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से कहां डायरेक्टेड होती है? हाई पोटेंशियल से, आदत डालो सही वर्ड बोलने की, प्लस से माइनस मत बोला करो। हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टेड डाउनवर्ड। दो प्लेटें, दोनों में से एक में प्लस चार्ज एक में माइनस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टेड है डाउनवर्ड। ये मैग्नेटिक फील्ड का ये भी। एक क्वेश्चन को आराम से देखना, नोट ना करो। चलो भाई, एक कोई चार्ज पार्टिकल Q इसी की वेलोसिटी से एंट्री कर गया। अब तो समझना ध्यान से, ये स्क्रीन लगी, पर्दा लगा, पर्दे का सेंटर पॉइंट
It is center point. It is upper point. It is lower point. Right? बचपन से तू सीखने जा रहा है आयुष ना दो प्लेटें दोनों में इक्वल अपोजिट चार्ज एक में प्लस सामने वाली माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर से नीचे प्लस से माइनस चार्ज पार्टिकल को अंदर फेंक दिया। अच्छा मैग्नेटिक फील्ड अवेलेबल है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो अवेलेबल है उसका नाम E है और जो मैग्नेटिक फील्ड उसका नाम या मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड B है जो कि z एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन में इनवर्ट काम कर रही है। चार्ज पार्टिकल बताओ कितने लोग फोर्स लगाएंगे? एक फील्ड की दो फील्ड एक साथ अकेला की एक एक करके कि दोनों एक साथ? तो लेकिन सोचेंगे लोग पहले एक एक करके, पहले इलेक्ट्रिक का सोचो। अगर काश इलेक्ट्रिक होता तो इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू कितनी होती है? किसी q चार्ज पार्टिकल पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? F बराबर q ही। अगर इस बात को लिख करके देखो F बराबर q मल्टीप्लाई बाई और तो सीखने को मिलेगा, बोलते जाना मेरे साथ साथ। q क्या नेचर में किसका है? अगर कुछ नहीं लिखा तो पॉजिटिव। तो चार्ज पार्टिकल किस नेचर का है? अच्छा बगल में क्या लिखा है? इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लिखा है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, ब्रह्मांड की कोई इंटेंसिटी सब कैसी क्वांटिटी है? स्पेक्ट्रम के सामने ये भी क्या है? अरे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर है, फोर्स भी दो वेक्टर आमने सामने लिखे बीच में बराबर लगा तो जो डायरेक्शन इसकी वही डायरेक्शन इसकी होगी। इस फोटो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां काम कर रही है? जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड काम कर रही होगी फोर्स काम करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे तो फोर्स भी। तो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल क्या ऐसे अंदर एंट्री करेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड में इसका डी में नीचे जाएगा तो इसका पाथ स्ट्रेट रहेगा कि पैराबोलिक हो जाएगा? क्या उसकी ट्रैजेक्टरी में कुछ ऐसी डिजाइन आना चाहेगी? केवल इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों होगा तब मैग्नेटिक कह रहा हम भी अपना काम करेंगे, क्या करो एंट्री। चलो अच्छा मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन कैसे? अरे मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी जिधर मैग्नेटिक फील्ड उधर फोर्स लगेगा। यस सर इसी टाइप से अबे राइट हैंड बाम को लगाओ सब राइट हैंड क्या कहता है? थंब इन डायरेक्शन ऑफ करंट हो या फिर मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, रेस्ट ऑफ द फिंगर इन डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो पाम का परपेंडिकुलर क्या बताएगा? 4। दो को सेट करोगे तो तीसरा मिलेगा और दोनों सेट करके थंब इन डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल सही है। रेस्ट ऑफ द फिंगर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर इनवर्ट आपका ऊपर। अच्छा मैग्नेटिक फील्ड कहां ले जाने में इंटरेस्टेड? इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स कितना है? F बराबर QE। मैग्नेटिक फील्ड का कितना है? F बराबर QVB sin थीटा, जब थीटा 90। कैसे? ये वेलोसिटी ये मैग्नेटिक फील्ड, ये वेलोसिटी ये मैग्नेटिक फील्ड, एंगल कितना? तो थीटा बराबर 90 तो sin 90 कितना? मन में रखना। अच्छा अगर ये एंट्री करा तो इलेक्ट्रिक कहां ले जाएगा? कितनी ताकत से? और मैग्नेटिक कहां ले जाना चाहेगा? कितने से? QVB से। और अगर दोनों बराबर हो गए तो ना ये नीचे जाएगा ना ये ऊपर जाएगा, तो क्या स्ट्रेट जाएगा? स्ट्रेट जाएगा तो सी पॉइंट पे हिट करेगा। दिस कांसेप्ट इज नोन एज वेलोसिटी सेलेक्टर। क्या बोलते हैं? वेलोसिटी सेलेक्टर इस प्रिंसिपल पर काम करता है कि चार्ज पार्टिकल को ट्रिगर की मदद से सामने स्क्रीन पर टक से फायर किया गया, सामने स्क्रीन पर लगे। ऐसा करते करते दो फील्ड एक साथ एक्टिव है, इसके बावजूद वो अपना रास्ता नहीं भटका क्योंकि दोनों फील्ड की वजह से एक्टिव फोर्स ने एक दूसरे को बैलेंस कर दिया। तो नीचे कौन लगा बेटा? वो नीचे बोलते आपके मन में नीचे कौन लगा था? इलेक्ट्रिक फील्ड। कितना लगा था? QE। ऊपर कौन लगा बेटा? मैग्नेटिक फोर्स कितना बेटा? QVB। क्या दोनों कुछ कॉमन है क्या? Q से EB बराबर बोलना पड़ेगा कोई तो V बराबर E बाई आधा। एक मिनट अब देखो कितनी सुंदर उत्तर निकल के आ रहे। बेहद लजीज और टेस्टी बात। V क्या है? velocity of any charge particle, velocity of any accelerated charge particle is actually ratio of electric field and example के तौर पर C मतलब speed of light, C बराबर electric field component upon C मतलब लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड का भी कंट्रीब्यूशन होता है और मैग्नेटिक फील्ड का भी कंट्रीब्यूशन होता है। क्या आप समझ पा रहे? बहुत कुछ है ऐसा जो सीखते मिलेगा। अच्छा एक बात और मैं कहता हूं कि मान लीजिए कोई क्वांटिटी लिख दे y बराबर E by B। फिर का सोना मध्यान सवाल ऐसा बनता है डायमेंशन का सवाल y बराबर E by B। ये एग्जांपल के तौर पर फॉर एग्जांपल सवाल ऐसा मानेगा अब y is a physical quantity which is made up of E by E, write down its dimension। क्या लो अब अगर तुम इसकी डायमेंशन लिख रहे हो इसकी लिख रहे हो, अब इसमें छोटा सा फार्मूला आता है v बराबर E by B। क्या है?
तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का रेशियो क्या बनाता है? उल्टा करोगे तो 1 वेलोसिटी, तो इट इज इक्वल टू 1 वेलोसिटी इज इक्वल टू 1 वेलोसिटी। में वेलोसिटी की डायमेंशन कितनी है? nt - 1 ऊपर ले जाओगे l - 1 into t। सोचने का तरीका क्या मेरे पास समझ पा रहे हो? चलो बोलते पढ़ना फिर से हां जी, कौन सा फोर्स पढ़ रहे थे? कितने फोर्सेस में? इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रिक का फार्मूला, मैग्नेटिक का, दोनों एक साथ एक्टिव होंगे क्या अलग? दोनों एक साथ एक्टिव होंगे और चार्ज पार्टिकल की नेट ट्रैजेक्टरी, नेट मोशन दोनों एक साथ में डिसाइड करेंगे। कोई डाउट तो नहीं? और अगर कभी ऐसी स्थिति बन जाए कि एक साथ दोनों एक्टिव हो और फिर भी पार्टिकल अपना रास्ता ना भटके, तो समझ जाना इलेक्ट्रिक फोर्सेस एंड मैग्नेटिक फोर्सेस आर म्यूचुअली बैलेंस्ड। और ऐसी स्थिति में B = E/B, इसे हम कहते हैं कांसेप्ट ऑफ वेलोसिटी सेलेक्टर। फटाफट सारी बातें इस सवाल नंबर 2 तक जो बहुत ध्यान से नोट करिए। एक और केस आपके पास सबको मिलकर सॉल्व करना है। इसे कोई केस ना समझ के क्वेश्चन समझो। केस नंबर 3 जो सबसे पहले नॉलेज एक्सप्रेशन लिखेंगे आप सबकी मदद से। मैं थोड़ा देर चला एक अहिंदा नो सर। चलो ना एक आर्टिकल आओ कुछ लोग नोट करने का अच्छा टीचर भी नोट करिए। तो बहुत सामान्य समझ सिखाते हैं वेलोसिटी जो होता है चार्ज पार्टिकल चल ही नहीं रहा। अब चलेगा नहीं तो फिर मूविंग चार्ज पार्टिकल डजंट इंटरैक्ट इन मैग्नेटिक फील्ड। सॉरी मूविंग चार्ज पार्टिकल नहीं होगा तो मैग्नेटिक फील्ड से इंटरेक्शन नहीं होगा। चार्ज पार्टिकल को मोशन चाहिए। मोशन मतलब वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड, इट क्रिएट्स इट्स ओन मैग्नेटिक फील्ड। मतलब चार्ज पार्टिकल गति करेगा तो अपना एक मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा जो पड़ोसी मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरेक्शन करेगा। ठीक है बेटा? चलो 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 आप मेरे हिसाब से नोट कर लिया होगा डन बेटा? आइए नहीं अब देखो F लॉरेंस का एक्सप्रेशन बोलो। एक्सप्रेशन F लॉरेंस का एक्सप्रेशन F इलेक्ट्रिक फील्ड और प्लस F मैग्नेटिक फील्ड। बोलना पड़ेगा सब बातें बोलनी पड़ेगी। F इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन क्या है? F बराबर QE और मैग्नेटिक फील्ड का क्या है? F बराबर QB क्रॉस B। इतना आपके मन में चलना चाहिए। ठीक है भाई? मान लिया। अगर इमेजिन करो इस लॉरेंज फोर्स का मतलब है ना, फोर्स डिसाइड करता है मोशन, धक्का डिसाइड करता है कि गति कैसे होगी। मोशन डिसाइड करने में दोनों फोर्स एक साथ एक्टिव हैं। और कौन से? इलेक्ट्रिक वाला कब लगेगा? हमेशा हमेशा बस इलेक्ट्रिक फील्ड और चार्ज पार्टिकल को धक्का लगेगा। ये कब लगेगा? जब मूविंग चार्ज पार्टिकल होगा। तो इमेजिन करो अगर चार्ज पार्टिकल ऐसी जगह एंट्री कर गया, सबके मन में चलना चाहिए। अगर चार्ज पार्टिकल ऐसी जगह एंट्री कर गया जहां इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, मैग्नेटिक फील्ड भी है, बस समझ चलना। अच्छा इस फील्ड को तोड़ के लिख दो जरा। तोड़ के लिखो जरा, क्या लिख सकते हो? F लॉरेंज बराबर बोलना पड़ेगा बेटा F बराबर QE और प्लस QV B sin of theta। Are you getting my point? So for example केस नंबर 3 में यदि थीटा बराबर 0, थीटा बराबर 0, चलो बताओ क्या होगा? आपको सब कुछ पता सुनना। आपके पास कोई चार्ज पार्टिकल किसी ऐसी जगह एंट्री करके जहां E भी है, B भी है, लेकिन थीटा बराबर 0 है। थीटा बराबर 0 का मतलब sin 0, तो मैग्नेटिक फील्ड वाला फोर्स कितना? तो क्या बचा? तो F के नाम पर बचा F बराबर Q मल्टीप्लाई बाय E। और मैग्नेटिक वाला पार्ट कितना? तो हम लिख सकते हैं अच्छा जहां फोर्स, तो हर जगह फोर्स की जगह लिख सकते हो मास मल्टीप्लाई बाय F net on any particle। F net is equal to M multiplied by A। तो A बराबर क्या हो जाएगा? QE by या करो चार्ज पार्टिकल में एक्सेलरेशन आ गया क्या? तो चार्ज पार्टिकल जैसी रफ्तार से चल रहा था वैसा ही चलेगा तो रफ्तार बढ़ जाएगी। तो चार्ज पार्टिकल की असल फोटो देखो कैसी होगी, सुनना। यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड हो, इलेक्ट्रिक और यहीं कहीं मैग्नेटिक फील्ड हो, और ये चार्ज पार्टिकल की एंट्री हो गई। इमेजिन करो चार्ज पार्टिकल की एंट्री मैग्नेटिक फील्ड के कैसे? तो थीटा बराबर तो QB भी sin थीटा वाला
क्या बचा? क्यूवी की वजह से क्या आएगा? एक्सीलरेशन रफ्तार को चार्ज पार्टिकल जिस रफ्तार से एंट्री करेगा रफ्तार उसकी तुलना में थोड़ी सी बढ़ती चली जाएगी। मेरी बात समझ पा रहे हो? हाँ, एक केस हो गया। अच्छा एक और केस मन में सोचो, इमेजिन करो इस बार, इमेजिन करते जाना और मल्टीपल चीजें पता नहीं करो प्लीज सिस्टम में करो। सेकंड आर्टिकल। अच्छा एक बात और सोचो, मैं सोच रहा हूँ, सवाल नहीं कर रहा हूँ, हम देख रहे हैं कितनी चीजें वैरायटी पॉसिबल, राइट? अब देखो, इमेजिन करो, इमेजिन एक बिल्कुल मस्ती होनी चाहिए। बहुत ध्यान से प्लीज, ध्यान से। सबका जवाब आएगा। अगर सब लोग कोशिश करोगे तो सबका जवाब आएगा। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि एक ही कॉन्सेप्ट सफिशिएंट होती है सबको सब कुछ सिखाने के लिए। चलो बताओ क्या होगा, मैं बता दूं थोड़ी सी बात। इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, मैग्नेटिक फील्ड। चलो करो कोशिश, मैं सोचूं क्या क्या होगा। अच्छा तो क्या चार्ज पार्टिकल, वेलोसिटी, एंगल, इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है, डायरेक्ट लगेगा, डायरेक्ट मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रिक लगेगा क्या? हमें लगेगा जैसे चार्ज पार्टिकल एंट्री करेगा किसके फील्ड में आ जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड में आएगा, तो बराबर क्यू ही लगेगा। तो मैं लग गया चार्ज पार्टिकल एंट्री कर गया बी वेलोसिटी से थीटा एंगल पर मैग्नेटिक फील्ड में, मूविंग चार्ज पार्टिकल एंट्री करेगा तो मैग्नेटिक फोर्स मिलेगी, कितना? क्यू भी इलेक्ट्रिक भी लगेगा, मैग्नेटिक भी लगेगा। इमेजिन करो फोटो कैसी होगी इसकी। बिल्कुल सही जा रहा है, कैसी होगी? अरे फोटो हमेशा पहले डिसाइड करो मैग्नेटिक फील्ड से, किससे? अच्छा बताओ चार्ज पार्टिकल की एंट्री कास्ट मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल होती है, सीधे कास्ट परपेंडिकुलर होती है, ये तो बीच में, तो आगे भी जाएगा, गोल गोल भी घूमेगा, तो इसका मतलब गोल गोल आगे, गोल गोल आगे, गोल गोल आगे जा रहा होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड छेड़खानी करना। अच्छा तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेलोसिटी के किस कंपोनेंट के साथ छेड़खानी करेगा? v cos थीटा के साथ कि v sin थीटा के साथ? हाँ जी, या इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ लग रहा है? x एक्सिस की तरफ, और x एक्सिस की तरफ वेलोसिटी कितनी है? v cos थीटा। तो क्या जिस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है उसी तरफ फोर्स लगेगा, कितना? F बराबर q। फोर्स लगेगा तो फोर्स अपॉन मास बराबर एक्सीलरेशन रफ्तार को, ये उसी रफ्तार को बढ़ाएगा जिस रफ्तार की डायरेक्शन में लग रहा है। तो ध्यान से देखो चार्ज पार्टिकल की एंट्री होती है, उसकी वेलोसिटी के दो कंपोनेंट, ये आगे ले जाएगा, ये गोल गोल घुमाएगा, तो चार्ज पार्टिकल जाना चाहेगा गोल गोल आगे। क्या बात ठीक है? लेकिन ध्यान से देखो तो इसमें आगे की तरफ एक फोर्स एक्टिव होगा, किसकी वजह से? कितना? QE अपॉन m करोगे तो एक्सीलरेशन आएगा, एक्सीलरेशन रफ्तार को बढ़ाएगा, जिस तरफ लग रहा है उस तरफ रफ्तार को बढ़ाएगा, तो रफ्तार किस तरफ बढ़ेगी? आगे की तरफ। तो आगे की तरफ बढ़ेगी क्या? b cos थीटा बढ़ जाएगा, लेकिन p sin थीटा वही रहेगा। तो क्या पार्टिकल का सर्कुलर वही रहेगा, लेकिन इसकी पिच लगातार बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती चली। तो इसकी जो पिच होगी वो इंक्रीज। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? सर्कल वही, रेडियस वही। अच्छा सुनो एक मिनट, इस चार्ज पार्टिकल की रेडियस का भाग होगा, मतलब इस चार्ज पार्टिकल की ट्रैजेक्टरी की रेडियस का भाग होगा, mv अपॉन qv, mv sin थीटा अपॉन mv sin थीटा अपॉन क्या m बदल रहा है? आप जाओ तो v बदल रहा है, m बदल रहा है, v बदल रहा, v नहीं बदल रहा बल्कि v का, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इलेक्ट्रिक फोर्स लगाएगी तो रफ्तार बढ़ेगी, रफ्तार उस तरफ बढ़ेगी जिस तरफ फोर्स लग रहा, फोर्स एक्स एक्सिस की तरफ लग रहा, तो वेलोसिटी के एक्स एक्सिस के कंपोनेंट को इंक्रीज करेगा। ये बात समझ पा रहे हो? तो पार्टिकल का मोशन हेलिकल होगा, जैसे हो रहा था। इलेक्ट्रिक फील्ड ने आके क्या नया कर दिया? इलेक्ट्रिक फील्ड ने आकर के एक एडवांसमेंट कर दिया, उसने केवल आगे लग करके वेलोसिटी के किस कंपोनेंट को बढ़ाया जिससे पिच बढ़ती जाएगी। अच्छा पार्टिकल वही गोल गोल घूम रहा, ज्यादा आगे ऐसे करता चला। बताओ हम करिए। इसमें तो धीरे धीरे थीटा घटता जाएगा, थीटा धीरे धीरे कम होता जाएगा। इलेक्ट्रिक फोर्स जिस डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन में वेलोसिटी को मोड़ेगा। ये वेलोसिटी अफेक्टेड रहेगी बेटा, वो वाली नहीं जो रिजल्टेंट वेलोसिटी, तो थीटा क्यों बढ़ेगा? जब उसके पैरेलल नहीं आ जाएगी वेलोसिटी, फोर्स लगेगा जिस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की,
माने थीटा जो थीटा एक समय आएगा जीरो हो जाएगा, थीटा जीरो हो जाएगा तो फिर स्ट्रेट लाइन मोशन होने लगेगा बी का ये असर तो नहीं। समझाना चाह रहा हूँ यार, बट समझो इस चीज को। तुम्हारे कहने का मतलब थीटा जीरो हो जाएगा, ये समय आएगा, ये कैसे गायब होगा? ये तो कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड, इस एनर्जी का क्या हुआ? ये कपड़ कहाँ चला जाएगा? और वैसे भी म्यूचुअली परपेंडिकुलर जो फिजिकल क्वांटिटी होती है वो एक दूसरे को अफेक्ट नहीं करती, तो इधर की तरफ करने वाला फोर्स का कोई भी कंपोनेंट इसे अफेक्ट नहीं करेगा। ये गोल गोल पूरी यात्रा में घुमाएगा, अनंत तक घुमाएगा। ये हो सकता है कि पिच लगातार इतनी बढ़ जाए कि पिच की लेंथ की तुलना में सर्कल बहुत छोटा पड़ जाए। थीटा बदलेगा, थीटा ही नहीं रहेगा तो कंपोनेंट ही नहीं रहेगा, थीटा नहीं रहेगा। जब थोड़ी देर के बाद एक कॉमन सेंस का बेटा, हाउ कैन यू डिसअपीयर? ये गायब कैसे हो सकता है? ये कहां चला गया? थीटा जीरो करके गायब हो सकता है। कहां चला गया? जवाब दो। हम कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड में आपसे जवाब मांग रहे हैं कि बताइए इसकी वेलोसिटी का जो कंपोनेंट मैग्नेटिक है, जो कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर था वो कहां चला? सब एक ही डायरेक्शन में आ गया, v का थीटा थीटा बढ़ेगी। आप समझिए, आप समझ रहे हैं? एक्चुअली v sin थीटा अनअफेक्टेड है, तो सर्कुलर पाथ होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स का या फोर्स का कोई भी कंपोनेंट अपने परपेंडिकुलर कंपोनेंट पर डिस्टर्ब नहीं करेगा, तो ये पूरी यात्रा में जीवित रहेगा। तो सर्कल तो तय v cos थीटा बढ़ता जाएगा, जिसकी वजह से हर सेकंड हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस तो s बराबर ut प्लस हाफ टी वाला कांसेप्ट लगेगा, और हर सेकंड इस तरफ की रफ्तार बढ़ती जाएगी। तो होगा कि सर्कल ये पेज, अगली बार ये सर्कल इसी लाइन का ये पेज, तो पेज लंबी होती चली जाएगी, सर्कल छोटा होता है। तो स्थिति कैसी आ जाएगी ना, मेरी बात समझ पा रहे हो? इमेजिन कर पाओ बात को। एक स्थिति ऐसी है कि सर्कल बहुत छोटा पड़ जाएगा और पिच बहुत लंबी लंबी बनने लगेगी, तो मुझे लगा वो ये उछला ये पहुंचा, असल में सर्कुलर पाथ लेके पहुंचा। उसको असेंबल करोगे ऐसे सर्कल में पहुंचता छोटू सर्कल निकले, उसकी तुलना में पिच बहुत बड़ी है। पार्टिकल अपना एलाइनेशन थोड़ी चेंज करेगा बेटा, अब इसी क्लास के बाद डिस्कस करना, फिर पूरी क्लास के अंदर। हां हां अब बेटा प्रोसेस डिस्कस करना, इस पूरी क्लास में नहीं समझाते हैं क्या नोट करा दिया? अरे यार बहुत महंगा है, जल्दी नोट करो। अरे बात को फंसा देते हो, समझ नहीं आ रहा। ऐसी फोटो बनाई सर्कल रहेगा, सर्कल रहेगा। चलो बेटा चलें, तो सवाल संख्या 2 हो गया। सवाल संख्या 2 का आंसर बता दो। फर्स्ट पार्ट मिला बेटा, ओके। थर्ड क्वेश्चन नंबर थर्ड, 5 सवाल रेगुलर, इसके बाद जंप करेंगे। तीसरा सवाल, कितने बच्चों ने तीसरा कर लिया? हाँ ईमानदारी से, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अच्छा तीसरा एक बार भी कोशिश कर लेते हैं। ये प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, हैविंग बोथ द सेम काइनेटिक एनर्जी, परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में एंट्री कर रहे हैं, उनके सर्कल की रेडियस। अच्छा बताओ, रेडियस का सामान्य फार्मूला r बराबर mv अपॉन, जैसी इंफॉर्मेशन वैसा फार्मूला। क्या मास वेलोसिटी की इंफॉर्मेशन देगी काइनेटिक? नहीं सर, तो सामने बच जाओ, सभी लोग अलग छोड़ दो। मास वेलोसिटी की इंफॉर्मेशन की काइनेटिक, तो क्या मोमेंटम की जगह काइनेटिक लिख सकते हो? फार्मूला बोलो, √2 इनटू काइनेटिक एनर्जी इनटू मास अपॉन q मल्टीप्लाई बाय v। अब रेडियस किसकी डिस्कस करनी है? क्वेश्चन नंबर 3, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। चलो भाई प्रोटॉन की बात करो, तो रेडियस बराबर अंडर के अंदर 2 इनटू काइनेटिक एनर्जी के नाम पर ke। मास किसका? अगर बात प्रोटॉन है तो मास किसका? प्रोटॉन का, अपॉन चार्ज किसका? प्रोटॉन का। मैग्नेटिक फील्ड कितनी? b। दूसरा बोलो, इधर लिख ले, न्यूट्रॉन के लिए d इस्तेमाल कर लिया, बराबर अंडर के अंदर 2 टाइम्स का। काइनेटिक एनर्जी वही है कि अलग अलग? अरे भैया काम नहीं चलेगा, पढ़ो प्लीज, पढ़ो सवाल नंबर 3 पढ़िए। एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन, दोनों के पास सेम काइनेटिक एनर्जी, दोनों मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर एंट्री करते हैं। क्या परपेंडिकुलर एंट्री करने पर कोई विशेष रास्ता बनता है? कैसा रास्ता? सर्कल की क्या रेडियस होती है? क्या रेडियस का फार्मूला पता है? r बराबर mv अपॉन, लेकिन
मास वेलोसिटी की इंफॉर्मेशन था, मोमेंटम की इंफॉर्मेशन ना देकर के तुमको काइनेटिक की इंफॉर्मेशन दी, तो क्या मोमेंटम की जगह पर काइनेटिक कर सकते हो? 2 * काइनेटिक एनर्जी * मास। काइनेटिक एनर्जी दोनों की सेम है क्या लगा है? पर ये देखो शायद लाइन नंबर कौन सा नंबर पहली में कहा गया सेम काइनेटिक एनर्जी है, सेम काइनेटिक एनर्जी, लेकिन मास तो अलग होंगे। तो काइनेटिक रेडियस ऑफ न्यूट्रॉन का फार्मूला √2 * काइनेटिक एनर्जी के नाम पर k, मास ऑफ प्रोटॉन की जगह मास ऑफ न्यूट्रॉन अपॉन चार्ज के नाम पर q × मैग्नेटिक फील्ड के नाम पर d। राइट, देख लो भाई क्या गलत है भैया, दो सेम काइनेटिक सेम, मास ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन अलग अलग। प्रोटॉन कितना होता है? अबे याद करो 1h, न्यूट्रॉन कितना होता है? 1s2। अगर इसका मास mp है तो क्या इसका मास, हेलो, इसका मास नियरली 2 mp होगा। अच्छा भाई, चार्ज अच्छा भैया, जो इसका एटॉमिक नंबर, जो इसमें नंबर प्रोटॉन, वही इसका एटॉमिक नंबर, इसमें नंबर प्रोटॉन, तो क्यू भी सेम रहेगा। सेम मैग्नेटिक फील्ड में एंट्री करके तो बी भी सेम रहेगा। अब दोनों को आपस में क्या कर दो, डिवाइड। क्यूबी से, 2 से, k से, mp से बचा के देखो क्या बचा, r प्रोटॉन अपॉन r न्यूट्रॉन बराबर, ऊपर क्या बचा? कुछ नहीं बचा, 1। नीचे क्या बचा? रूट के अंदर 2, so it's 1/√2। That's it आंसर। मिला भाई? कौन सा ऑप्शन सही है? इसके साथ देखो मिला लो, मिल जाएगा। अच्छा, क्या पहला सही है? बिल्कुल सही है पहला। अरे भाई शांत रहो। अरे सवाल संख्या 4। सवाल संख्या 4, फटाफट चलो। 4 नंबर क्या कर रहा है? Current I ampere flows in a circle of wire whose radius is r, whose obtained an angle of 3π/2 at the center. The magnetic field interaction B at the center. ध्यान से देखो तो 3/4 वाला सर्कल है, और 3/4 वाले सर्कल में मेरे हिसाब से बेटा, अगर करंट के नाम पर I है, करंट के नाम पर I है, तो इसका रेडियस कितना बेटा? r। तो सेंटर पर बनने वाला मैग्नेटिक फील्ड आंसर बोलो बेटा। अरे भाई, मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला V बराबर μ0/4π I/r, और सेंटर पर बनने वाला एंगल जो r सबटेंड कर रही, तो r की लंबाई क्या हिसाब से है? अच्छा, पूरा कितना होता है? 2π, उसमें से π/4 निकाल दो तो क्या 3π/2 बचेगा? π/2 निकाल दो, 3π/2 that is equal to 3π/2। क्या आंसर दिया है? ऐसे तो नहीं दिया है, उन्होंने पाई चिपका दिया है, पाई हमें डाल देते हैं। दिया जाएगा μ0 * I अपॉन 3 तो 3 रहेगा, रहने दो, 4 दूनी * r। क्या कोई ऑप्शन ऐसा है क्या? देख लीजिए सवाल संख्या 5। सवाल संख्या 5 बेहद ही लजीज और टेस्टी सवाल, बहुत अच्छा सवाल, सीखने लायक। बातें बिल्कुल नहीं करो भाई, साइलेंस। सवाल संख्या 5 कितने लोग को आ गया? शाबाश, पढ़े। सवाल नंबर 5 भी अच्छा है। A circular conductor of uniform resistance per unit length is connected to a battery of 4 volt. The total resistance of the conductor is 4 ohm. The net magnetic field at the center of conductor. मेरी बात समझिए, दरअसल सवाल ही ऐसा है जो आपको कुछ सिखाने हैं। हेलो, आंसर देखिए, लॉजिक समझिए। सवाल एक छोटी सी थीम, उसको आप सीख सकते हैं बड़े आसानी के साथ। बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकला, भूल जाओगे तुम मैग्नेटिज्म पढ़ रहे हो थोड़ी देर में, पहले तो फोकस करो। करंट आई, अब करंट को जैसे ही 2 जंक्शन मिले,
करंट डिस्ट्रीब्यूट हो गई। कितने हिस्सों में? दो हिस्सों में। ऊपर कुछ करंट जाएगी, मान लीजिए ऊपर जाने वाली करंट कितनी बेटा? I1, और नीचे जाने वाली कितनी बच्चों? I1। अच्छा, किसी जंक्शन पर आने वाली बराबर, तो I करंट दो हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट हो गई, I1 I2 ये गई ये गई ये गई ये मिल गई। तो इस जगह पर वापस से करंट कितनी असेंबल हो गई? I1 प्लस, तो वापस से बन गई I ये करंट वापस आ गई, राइट? अब सेंटर है, सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड बनाने की जिम्मेदारी कितने लोग की? भाई जितने शेप पार्टिसिपेट करेंगे उतने उसके हिसाब से मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। तो एक तो अपर वाला पार्ट है, अच्छा मान लो कि ये पार्ट मान लो एंगल बना रहा थीटा, तो ऊपर क्यों ऐसा क्यों किया? तो मेरे मन में थीटा क्यों आ गया? क्या आपके मन में आया? क्यों आया? अरे स्ट्रेट वायर होता इनफाइनाइट होता तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 आगे कौन? अगर ऊपर थीटा नीचे थीटा थीटा 1 थीटा 2 अल्फा 1 अल्फा 2, ये तो सर्कल है, आर्क है, और सर्कल आर्क में क्या थीटा चाहिए होता है? अभी देखो यहां लिखा था थीटा, लिखा थीटा का इंपॉर्टेंस है, थीटा मानना पड़ेगा, तो नीचे मान लिया थीटा। अच्छा अगर ये थीटा है, ये बोलो कितना? बोलो भाई 2 पाई माइनस क्या? कितनी बात है? जो दिल कर रहा है उतनी बातें लिख दो। पहले बताओ रेडियस अगर r मान लें तो नीचे वाले पार्ट को मान लो 1 नंबर, ऊपर वाले को बताओ। अब सेंटर पॉइंट C पर मैग्नेटिक फील्ड करने की जिम्मेदारी कितने लोग की? नीचे वाले पार्ट की ऊपर वाले पार्ट की दोनों? क्या लिख के दिखा सकते हो? B एट सेंटर की जिम्मेदारी दोनों की है, इसकी B1 वाले की प्लस बेहद शानदार। चलो B1 बोलो, सबका आंसर हमें चाहिए, मुंह तोड़ देगा तो हकीकत मान लो, जो ना बोलते मिल गया उसके दांत में से मुक्का मार देंगे। चलो B1 बोलो, B1 म्यू नॉट अपॉन 4 पाई करंट के नाम पर I2। ठीक है मान लिया, बड़ा अच्छा लगेगा ना ऐसे को दिक्कत नहीं। हाँ चलो भाई अब बोलो, गुस्सा कम नहीं हमारा भाई, मुक्का मारेंगे। चलो ऊपर बोलो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई करंट के नाम पर I1 अपॉन रेडियस के नाम पर, बेटा रेडियस r एक जैसे r, और एंगल के नाम पर 2 पाई माइनस प्लस b2 कितना? दूसरी मैग्नेटिक फील्ड आई बोलो कितना? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई करंट के नाम पर I2 रेडियस के नाम पर, एंगल के नाम पर। डू यू हैव एन आइडिया अबाउट I1 and I2? क्या आपको I1 I2 का आइडिया है? बोलना पड़ेगा है कि नहीं है? I1 I2 है, कोई बात नहीं, एक बात और। अच्छा इसका मैग्नेटिक फील्ड कहाँ दिख रहा है? इसका मैग्नेटिक फील्ड कहाँ? ये दो नंबर है ना बाहर, और इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पर कहां? सेम डायरेक्शन के अपोजिट। इस वाले ने मैग्नेटिक फील्ड बनाया अंदर और इस वाले बनाया बाहर। अच्छा एक बात और ध्यान से इस टर्म पर ध्यान दें, इस टर्म पकड़ते हैं। अच्छा इसमें क्या इसकी कोई बातचीत समझना है? इलेक्ट्रिकल सर्किट दिखाते हैं कैसे। सपोज ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट, प्लीज हमें कहा सवाल लगाने नहीं सीखने वाला है, और कुछ सिखाएगा। ए और बी पॉइंट के बीच में कितने रास्ते हैं कैसे बी तक पहुंचने? दो। एक रास्ता 1 नंबर से एक रास्ता, लेकिन दोनों रास्ते एक दूसरे के पैरेलल। कैसे? तो हमने आपसे कहा है कि पैरेलल का मतलब ये होता है खाली पैरेलल बना दिया जाए तो पैरेलल, ऐसा नहीं होता। अगर किसी वायर के, किसी दो वायर के एक एंड पॉइंट एक पॉइंट पर और दूसरे एंड पॉइंट अंतिम बिंदु एक पॉइंट पर लगे, ऐसे वायर्स पैरेलल होते हैं और पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। तो BA क्रॉस या BA माइनस BB बराबर BA माइनस BB। मेरी बात समझना हम क्या लिख रहा हूं? हम लिख रहे हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस रास्ता नंबर 1 से देखो और चाहे रास्ता नंबर 2 से देखो सेम आएगा, चाहे 1 नंबर से देखो चाहे 2 नंबर से सेम आएगा। 1 नंबर का बोलो क्या पोटेंशियल डिफरेंस पूछ रहे हैं? V बराबर I R, करंट कितनी? रेजिस्टेंस मान लो R, इसका रेजिस्टेंस R1 था। दूसरे नंबर से बोलो A और B के बीच पोटेंशियल डिफरेंस निकलेगा, यहां से तरीका बोलो। B बराबर आराम बोलते रहो बेटा, B बराबर I R, I के नाम पर I2 और रेजिस्टेंस का नाम पर बेटा R2।
R रेडियस है और वो R1 R2 रेजिस्टेंस है और कंफ्यूजन हो रहा तो तुम्हारा पहले कंफ्यूजन बता दे। लो अच्छा भाई, रेजिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है? R बराबर रो है अपॉन A। अच्छा लंबाई बराबर, ऐसे देखो तो इसकी लंबाई क्या आर्क की तरह है, इसकी लंबाई भी आर्क की तरह है। और ध्यान से देखो तो एंगल बराबर आर्क अपॉन रेडियस। तो पहले वाले का एंगल, इधर एंगल बोलो कितना? 2 पाई माइनस एंगल बराबर आर्क के नंबर क्या ये लंबाई आएगी? ओके, लंबाई नंबर 1 अपॉन रेडियस का नंबर कितना है? कोई डाउट तो नहीं? तो यहां से L1 बराबर कितना है? R मल्टीप्लाई बाय 2 पाई माइनस थीटा। हम तो सिखा रहे उसी को, लंबाई को क्या लिख सकते हो? R की लेंथ को, R की लेंथ बराबर एंगल इनटू रेडियस लिखा। R की लेंथ बराबर एंगल इनटू रेडियस। अब क्रम से लिखना जो बोलना हो। रेजिस्टेंस बोलो क्या लिखोगे? I1 को लिख दो I1। जो साइड की बातें थी साइड में सिखा दी, फिर मेन पार्ट पर आ जाओ। I1 की जगह लिखो I1, रेजिस्टेंस R1 की जगह रेजिस्टेंस बराबर रो L अपॉन A। दूसरा बोलो I2 की जगह I2, हाँ बोलो सही है। इधर रो लेंथ की जगह L2 अपॉन यूनिफॉर्म वायर, एक ही जैसी मोटाई का वायर, एक जैसी मोटाई, इसी मार्कर को पकड़ कैसे बोल दिया गया, एक जैसी मोटाई का ये लिया क्रॉस सेक्शन एक जैसे हो, एक ही वायर है, मटेरियल एक जैसा होगा, रेजिस्टिविटी एक जैसी हो, ये कैंसिल, ये कैंसिल। एरर की जगह R इनटू T आ जाएगा बेटा I1 2 पाई माइनस थीटा इनटू R बराबर पड़ोस में आ जाए I2 इनटू L2 की जगह लिखो। इसी तरह पर बोलो अगर L1 की जगह पर 2 पाई माइनस थीटा इनटू R, तो L2 की जगह पर थीटा इनटू R। R से यहां से क्या बचा? I1 2 पाई माइनस थीटा बराबर I2 इनटू, एक बताओ सुनो, एक बताओ सुनो बेटा, बस करना। ये दोनों सेम डायरेक्शन क्या हो सकते? जोड़े के घटे प्लस माइनस, क्या डायरेक्शन बता रही प्लस माइनस करा? कुछ कॉमन है क्या? कॉमन विनोड अपॉन और क्या कॉमन है? अपॉन। तब फिर क्या बचा? बिना छड़े लिख दो I1 माइनस इनटू I1 2 पाई माइनस थीटा और I2 थीटा, अलग अलग की एक जैसे, दोनों बराबर, दोनों इक्वल है, कैंसिल, नेट रट दो। सवाल नहीं था, कॉन्सेप्ट है क्या रखना? एक मिनट, क्या कॉन्सेप्ट है? अगर कभी करंट किसी भी ज्योमेट्री, किसी को तो समझते हो, अरे सर्कुलर ज्योमेट्री हो या देखो ये अगर ऐसे भी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट हो रहा तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट सेंट्रल पॉइंट इज आर रेशियो। तो मैं दिखाता हूं, छोटी सी बात और सुन ध्यान से, एक छोटा डेमो सुनो, एक छोटा डेमो देखो जरा। सपोज करो सर्किट का कोई पार्ट है, सपोज करो कि सर्किट का कोई पार्ट है, करंट कितनी आ रही? ये कितने हिस्सों में गई? तो करंट एक इधर गई, एक इधर गई, यहां से निकल गई। सेंटर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कितना हो? अगर सिमेट्रिकल ज्योमेट्री है, एक जैसी आकृति ऊपर है वैसी आकृति नीचे, तो कंफर्म 0, और नहीं है तो भी 0। करंट का किसी भी जगह पर डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए, कैसे भी डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए, सेंट्रल पॉइंट पर, कहां पर? सेंट्रल पॉइंट, ज्योमेट्री के सेंटर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड हमेशा 0 रहेगी। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? डाउट तो नहीं? नोट करें 16 का 5, थोड़ा बड़ा सवाल है इसलिए ध्यान से आप नोट करें।
बेहतर है कि आप रिजल्ट याद रखिए। हाँ, करंट एक पॉइंट सेंटर, दूसरे पॉइंट सेंटर, तो बीच के सेंट्रल पार्ट में अगर कोई स्पेस है तो वहां मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी 0। अच्छा बेटा एक मिनट रुको, एक मिनट, गणित तो कह लीजिए, तुम्हारा मन कैसे कह रहा है 0? इस बात को अपने आप को कैसे समझाओ? तुमसे नहीं, थ्योरेटिकली बताओ इस बात को क्या कहोगे? तुम कहोगे सर जितना मैग्नेटिक फील्ड इसने बनाया अपवर्ड उतना इसने बनाया डाउनवर्ड। कैंसिल हो। ये वाला आपने यहां से यहां तक पहुंचने के दो रास्ते, ऊपर से नीचे से, ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस और नीचे पोटेंशियल डिफरेंस बराबर, क्योंकि दोनों कॉम्बिनेशन पैरेलल है। ये वाला ऊपर से जाओगे तो I1 R1, नीचे से जाओगे तो I2 R2। I1 करंट है, उसकी जगह R1 रेजिस्टेंस की जगह लिखा है R बराबर रो L अपॉन A, फॉर्मूला के हिसाब से। R2 भी रेजिस्टेंस है, R2 की जगह लिखा है रो L अपॉन A। जिस पार्ट का रेजिस्टेंस उस पार्ट की लेंथ, जिस पार्ट का रेजिस्टेंस उस पार्ट की लेंथ। L1 L2, L1 लंबाई है, लंबाई आर्क के फॉर्म में है, एंगल बराबर आर्क अपॉन रेडियस, तो एंगल 2 पाई बाय थीटा, 2 पाई माइनस थीटा बराबर L1 अपॉन r, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, L1 बराबर r इनटू 2 पाई माइनस थीटा, तो L1 की जगह पर 2 पाई इनटू थीटा इनटू r, सिमिलरली L2 की जगह पर थीटा इनटू r, थीटा टू रेडियस r, तो कटा सो काट लिया, तो ये बन जाएगा ये आर्टिकल इस आर्टिकल के बराबर है। अब नेट मैग्नेटिक फील्ड में ये दोनों नंबर्स एक दूसरे के डिफरेंस में आ रहे थे, क्योंकि नंबर बराबर हैं और डिफरेंस में आ रहे, इसलिए कट के 0। हां, इससे गलता कुछ हो नहीं सकता। अगला सवाल 6 नंबर, 6 नंबर, क्वेश्चन नंबर 6 कितने लोग को आ गया भाई? हाथ नीचे, बाकी लोग 6 नंबर पूछ लो, बहुत आसान सवाल, उसमें तो आंसर नहीं निकालना बेटा, इसमें आंसर भी नहीं निकालना, आपको केवल डायरेक्शन बतानी है, करिए कोशिश। 6 नंबर ढंग से देखो, कितने बार है बेटा? 3। एक बार स्पीड कितनी? 1 एम्पियर, दूसरे वाले बेटा कितनी? 2 एम्पियर, तीसरे वाले में कितनी बेटा? 3 एम्पियर, बीच की सेपरेशन कितनी बेटा? d, यहां भी सेपरेशन कितनी बेटा? d। अच्छा भाई क्या दे रहा? 3। अच्छा डायरेक्शन अलग अलग, एक में नीचे, इसमें नीचे, इसमें भी नीचे, ओके नीचे, लास्ट वाला कहां? सही बात। चलो कह रहा है कि 3 लंबे वायर हैं ए बी सी। अच्छा वायर की कोई फाइनाइट लेंथ है कि इनफाइनाइट है? सो गए आधे, सो गए आधे, सो गए। वायर फाइनाइट कि इनफाइनाइट? जब तक वायर के एंड पॉइंट मेंशन करके टॉप वाले का बॉटम वाले का एंगल ना देख रहे आप उसे कैसा माने? हालांकि हो सकता है इस क्वेश्चन में इस रिजल्ट की कोई आवश्यकता ही ना पड़े, लेकिन आप दिमाग में रखोगे। अगला कह रहा है कि the resultant force of the beam is directed as okay क्या फोर्स पूछ रहा है? क्या फोर्स पूछ रहा है? क्या पक्का बता दें? कभी लोग छठा लोग, क्योंकि उसके थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट बतानी पड़ेगी। क्या चाहो तो सीखते चलो, फिर ये शिकार नहीं होगा। नहीं कोई दिक्कत नहीं, वो एक आर्टिकल नया है, नया ही आर्टिकल है, उसको सीखना पड़ेगा। चलो ठीक है, छठा लोग भी, छठा भी लोग सातवां देखो, सातवां रुक जाओ, इस वाले क्वेश्चन में रुक जाओ क्योंकि नया आर्टिकल का। सातवां देखो, सातवां रुक जाओ भाई, क्योंकि सातवां मैग्नेटिक मोमेंट का है, वो भी कल लेक्चर में आएगा। अच्छा भाई आठवां हो जाएगा। आठवां सवाल क्या कह रहा भाई? आठवां कह रहा पार्टिकल प्रोजेक्टेड इन अ प्लेन परपेंडिकुलर टू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एरिया है, तो एरिया कैसा होगा? एक चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर फेंका गया, मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर तो कैसे फेंका गया? उलट। अच्छा पाथ कैसा? पाथ कैसा? सर्कल का एरिया कितना? अगर रेडियस r है, सर्कल का एरिया कितना होगा? a बराबर पाई r स्क्वायर, पाई तो r की जगह पर mb अपॉन इस पूरे का
तो पाई पाई रहेगा और बाकी कैसा सवाल करें। Particle projected in a plane perpendicular to the uniform magnetic field, the area bounded by the particle is described proportional to area proportional to area किसके proportional है? चलो भाई पहले पढ़ते हैं। क्या velocity के proportional? बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। मोमेंटम के ये ज्यादा सही बात है। और दोनों अच्छा काइनेटिक एनर्जी के बोलना पड़ेगा ऐसे तो उसको लिख कर सकते हो m स्क्वायर b स्क्वायर और q स्क्वायर b स्क्वायर। तो एरिया बाउंडेड बाय path described by a particle is proportional to यार बेटा सब पता है सारे टर्म एक जैसे उसमें ज्यादा सही कम सही सब नहीं होता। वेलोसिटी सही है बस समझिए वेलोसिटी भी सही है। अब इसको जुगाड़ करोगे तो काइनेटिक भी बन जाएगा मोमेंटम भी बन जाएगा लेकिन असल में रेडियस में कौन आता है तो मोमेंटम के स्क्वायर प्रोपोर्शनल। मेरी बात समझिए प्लीज रेडियस के रिजल्ट में कौन आता है कौन सा आता है कि वेलोसिटी आती है मोमेंटम आता है। अगर कंबाइंड स्टडी करो तो मोमेंटम है ना मास वेलोसिटी का कंबाइंड स्टडी मोमेंटम कहलाता है ना तो ज्यादा एप्रोप्रिएट मतलब आंसर तीनों सही है। अच्छा मैं एक्चुअली कर ऑल ऑफ दीस तो हम उसको टिक करते हैं स्क्वायर के एनर्जी यहां प्रोपोर्शनल दिया ए सुनो सब गलत पक्का ये रुक जाओ कंफ्यूज हो गया। चलो एरिया बराबर पाई तो पाई है m बड़ा कर दे क्या बचे mb स्क्वायर अब नीचे क्यों ले आओ q इनटू इसको साइड में ले आओ q इनटू b को साइड में ले आओ। अच्छा 2 का नीचे 2 का ऊपर ये टर्म कैसा बनेगा तो एरिया बराबर 2 पाई m अपॉन qb इनटू काइनेटिक एनर्जी। सारे पढ़ दो एरिया किसके प्रोपोर्शनल कब समझते हैं एरिया किसके प्रोपोर्शनल मास स्क्वायर एरिया किसके प्रोपोर्शनल एरिया किसके प्रोपोर्शनल मोमेंटम स्क्वायर इसके प्रोपोर्शनल काइनेटिक एनर्जी। ये आपके ठीक मतलब अगर सारे टर्म कहेगा हाँ बताइए क्या वो बताओ बोलो तो बेटा प्लीज सुनो जब मास स्क्वायर होता कौन सा सही था वेलोसिटी स्क्वायर होता तो भी मोमेंटम स्क्वायर होता तो भी। तो सिंगल आंसर बनाने के लिए अगर आपको सिंगल प्रोपोर्शनलिटी देखनी है तो काइनेटिक एरिया प्रोपोर्शनल टू द काइनेटिक एनर्जी। हाँ क्या सस्पेंस हाँ असल बेटा है क्या एरिया का फार्मूला पूरी बात है समझ लो बेटा एरिया प्रोपोर्शनल टू पाई आर स्क्वायर एरिया बराबर पाई आर की वैल्यू रखो क्या होती है mb अपॉन qb। अब स्क्वायर तो सबका स्क्वायर आता है तो सही स्टेटमेंट बताना एरिया प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी है क्या एरिया प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी स्क्वायर है भाई मैथमेटिकली बोलो एरिया प्रोपोर्शनल टू मास है क्या मास स्क्वायर एरिया प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम या मोमेंटम स्क्वायर। तो प्रोपोर्शनलिटी के आंसर के हिसाब से एरिया प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी बन सकता है। क्यों आप इसमें से एक m सेपरेट कर लो अलग से लिख लो ये लीजिए 2 का नीचे 2 का ऊपर मल्टीप्लाई कर लो तो हाफ ऑफ mv स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। अब देखो ध्यान से एरिया प्रोपोर्शनल टू ये क्या लिखा ये स्टेटमेंट सीधे लिखा तो डायरेक्ट करना मेरी बात समझ में बेटा लॉजिक समझ में आ रहा ना बाकी सबके स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है स्टेटमेंट अधूरे दिए गए। क्या नंबर को करके कर चुके थे 10वां हम जिससे पूछेंगे बताएगा सवाल नंबर 10 पढ़ो बेटा 10 नंबर that in the given figure electron enters into the magnetic field it deflects in direction y axis x axis
फर्स्ट मतलब मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टेड इनवर्ड, एक इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहा है, देखो जरा कैसे एंटर कर रहा है, आई थिंक एक्स एक्सिस की डायरेक्शन, देखो भाई डन। चलो बताओ किधर डिफ्लेक्ट होगा, किधर डिफ्लेक्ट होगा, ये सबका आंसर सही है। हां भाई सबसे पीछे बताओ नीचे, क्या रूल लगा दोगे, कैसे, थंब इन डायरेक्शन ऑफ करंट या मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, रेस्ट ऑफ द फिंगर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड तो पाम फोर्स। चलो बताओ अगर इसे थोड़ी देर के लिए मान लो भूल जाओ इलेक्ट्रॉन, इसे मान लो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, तो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल अगर ऐसे जाता मैग्नेटिक फील्ड अंदर होते धक्का कहां लगता, लेकिन ये पॉजिटिव की तो डायरेक्शन को ठीक पलट दो, अब कहां जाएगा, नीचे की तरफ। अच्छा नीचे की तरफ जाएगा तो कौन से एक्सिस में जा रहा, प्लस वाई एक्सिस की माइनस वाई एक्सिस। 11 नंबर से क्वेश्चन, 11 नंबर 13। जो आर्टिकल बेटा मैं छोड़ता जा रहा हूं उन आर्टिकल्स की थ्योरेटिकल डिस्कशन बाकी जो कि हम लोग पहले सैटरडे वाइट पे करेंगे। 13 नंबर आर्टिकल, हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन डिवॉल्व कर रहा है ऑर्बिटल, प्लीज फटाफट सुनो बेटा, इलेक्ट्रॉन डिवॉल्व कर रहा है, उसका आरपीएम दिया। अच्छा इलेक्ट्रॉन के रिवॉल्व करने से करंट बनेगा क्या, क्यों बोलना पड़ेगा भाई, सबको बोलना पड़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मोशन क्या मूविंग चार्ज पार्टिकल जैसा होगा, और मूविंग चार्ज पार्टिकल अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। कितना मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, तो आप कैसे सेंटर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ले सकते हो, तो बी सेंटर बराबर बोलना पड़ेगा बेटा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, करंट के नाम पर आई, रेडियस के नाम पर आर, और एंगल के नाम पर 2 पाई। अच्छा इलेक्ट्रॉन के दौड़ने से करंट कैसे बनेगी, करंट कैसे बनेगी, क्योंकि करंट का बेसिक डेफिनेशन क्या होता है, आई बराबर Q by T, बेटा ऐसा एक सवाल कराया है, आई मतलब करंट बराबर रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू, और टाइम की जगह इलेक्ट्रॉन के लिए कौन सा टाइम रखो, एक चक्कर का टाइम, एक चक्कर कितनी देर में, एक चक्कर कितनी देर में, कैपिटल T टाइम में, और कैपिटल T का मतलब किससे होता है, चार्ज के नाम पर चार्ज, कैपिटल T के नाम पर कैपिटल T के नाम मतलब एक चक्कर का समय बराबर दूरी बटे चार्ज, कैपिटल T टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सो I बराबर इलेक्ट्रॉन के चार्ज के नाम पर 1.6 into 10 की पावर माइनस 19, राइट। एक और बात देखो, उसने फ्रीक्वेंसी बताई है, आरपीएस इज फ्रीक्वेंसी, ऐसा है। अब एक बात सुनो, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, आपको इतना लंबा नहीं जाना पड़ेगा, उसकी वजह कहने की जगह ध्यान से नहीं, जुगाड़ तरीका भी गलत है, ये तब सही है जब रेडियस दिया हो, जैसा फार्मूला वैसी बात है, रेडियस दिया होता वेलोसिटी होती वैसा लगाते, मगर दूसरा जुगाड़ देखो जरा कैसे, आई बराबर क्यों क्या है, चार्ज कितना 10 की पावर माइनस, ये T है कि 1/T, रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड इज इक्वल टू, और फ्रीक्वेंसी का मतलब प्रति सेकंड लगने वाले चक्कर, और चक्कर प्रति सेकंड को कहते हैं रेवोल्यूशन पर सेकंड को दिया, आरपीएस दिया। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है रेवोल्यूशंस पर सेकंड, और रेवोल्यूशन पर सेकंड ध्यान से देखो दिया, पढ़ा करो प्लीज, वन नोट मत किया करो। तो आई बराबर चार्ज के नाम पर 1.6 into 10 की पावर माइनस 19, इस फॉर्मूले की आवश्यकता नहीं है, 1 अपॉन टाइम पीरियड का फ्रीक्वेंसी होती है रेवोल्यूशन पर सेकंड, लिख दे रहा हूं इस बात को, फ्रीक्वेंसी का मतलब कितने चक्कर प्रति सेकंड, अब पर सेकंड कितने चक्कर मार रहा है, 6.6 into 10 की पावर 15, चलो मल्टीप्लिकेशन करो, 16 छक्के 96 समथिंग 8 to 10 की पावर 19 में 15 चले गए 4 इन टर्म्स ऑफ एम्पियर, है कुछ ऐसा भाई, ये तो करंट आएगा। ओके भैया 1.6 into 10 की पावर माइनस 1.6 into 6.6 कितना होगा, 10.56 ये करंट आई। हेलो बेटा, करंट बराबर रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, 1 अपॉन टाइम पीरियड की जगह फ्रीक्वेंसी ध्यान से देखो, रेवोल्यूशन पर सेकंड दी गई, चक्कर पर सेकंड दी गई, मल्टीप्लाई कर लो, करंट आ जाए, उठा के रख देना, मैग्नेटिक फील्ड आएगा, मैग्नेटिक फील्ड की बराबर इसकी वैल्यू 10 की पावर माइनस, सही है, पड़ोस में ऊपर क्या लिखा, आई की वैल्यू 1056, 10
की पावर माइनस I लिखेगा। R रेडियस कितनी? 0. एंगस्ट्रॉम का मतलब 10 की पावर माइनस 2 पाई की जगह पर 2 पाई है तो क्या है? ध्यान से देखो ये बच्चे बैठ दशमलव यहाँ कैसे कर पावर कितनी बढ़ जाएगी माइनस करीब करीब 2 बार काटेगा यहाँ आएगा तो 2 दूनी समथिंग 4 पाई इनटू 10 की पावर 7 4 11 कैंसिल लगभग ही और 3.14 लगभग 12.56 के आसपास एकदम सॉफ्ट क्वेश्चन है कोई आंसर जो भी है ऑनेस्टली बताओ वरना मैं पूछूंगा कितने बच्चों को समझ में नहीं आया ठीक शाबाश सुनिए इलेक्ट्रॉन मूविंग चार्ज पूरी कहानी सुनना है बेटा बाकी नोट करना नोट करके इनको नहीं सकता है सीखने का प्लीज मैं किसी पूछेगी फिर बहुत ट्राई करें कल सैटरडे है पिटाई से कल हम पहले पूछेंगे फिर मारेंगे मार पूछेंगे अब तक जितना मैग्नेटिज्म पढ़ा के सब पूछे परसों संडे खत्म कर रहे हैं संडे से हम लोग संडे मैग्नेटिक मटेरियल हो सकता है पढ़ना स्टार्ट कर दें एक्टर लेंगे हो सकता है इसके बाद ईएमआई मिले से हो सकता है कोई भी मूविंग चार्ज पार्टिकल किधर व्यवहार करता है करंट है जहां करंट है जहां करंट है वहां मैग्नेटिक तो करंट ध्यान से देखो तो करंट एक सर्कुलर ऑर्डर है ये करंट तो करंट की वजह से सेंटर में बनने वाला मैग्नेटिक फील्ड बराबर म्यू0/4 पाई I/r 2 पाई अब अगर I मिल जाए रेडियस पता है ये पता है I का जुगाड़ करता है I का फार्मूला क्या है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू और आप चाहो तो लिख सकते हो q अपॉन टाइम की जगह 2 पाई r अपॉन वेलोसिटी टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड लेकिन नाम है रेडियस की इंफॉर्मेशन है और रेडियस की है भी तो वेलोसिटी नहीं पता था उसका शॉर्टकट देते हैं 1 upon time period is known as frequency and it is given in terms of revolution per second so हमने लिखा चार्ज की जगह पर चार्ज और 1 upon time period की जगह फ्रीक्वेंसी रेवोल्यूशन क्या करंट मिली करंट की वैल्यू कट कॉपी पेस्ट कर दी करंट की जगह पर बाकी इसकी वैल्यू ये है करंट की वैल्यू ये है रेडियस की वैल्यू ये है 2 पाई ये है कैलकुलेशन ये है अब बताओ थोड़ी देर कॉपी बंद कर दो और पेन लेकर के शीट पे लिखो क्वेश्चन नंबर 40 पेन चलाना केवल शीट रेडी सबका यही पार्टिसिपेशन चाहिए कि बिल्कुल मंद गति से हम लोग अब शीट के बाकी सारे क्वेश्चंस करेंगे 14 सवाल नंबर 14 सवाल दिखाई दे रहा क्या O पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी पता करनी है कितने शेप हैं जो O पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड बनाने में पार्टिसिपेट करेंगे क्या एक छोटा सर्कल है छोटे वाले की वजह से सेंटर पर तो बड़े वाले की रेडियस कितनी सेंटर पर बनने वाला मैग्नेटिक फील्ड कितना म्यू0/4 पाई I/r1 सेंटर पर एंगल कितना सेमी सर्किल का भी सर्किल है सेमी सर्किल है तो पाई का सर्किल होता तो 2 पाई अच्छा बाकी नीचे वाले सर्किल की तरफ ध्यान से देखो नीचे वाले सर्किल की रेडियस कितनी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी D बराबर म्यू0/4 पाई I/r2 और डब्बे के अंदर पाई ध्यान से देखो तो ऊपर वाले का मैग्नेटिक फील्ड आंसर बोलना बेटा ऊपर वाले का मैग्नेटिक फील्ड प्लेन ऑफ पेपर के बोलना पड़ेगा ऊपर वाले का मैग्नेटिक फील्ड प्लेन ऑफ पेपर के अंदर की बाहर आंसर नहीं आ रहा अंदर की तरफ और नीचे वाले का मैग्नेटिक फील्ड भी अगर आप ध्यान से देखो थंब इन डायरेक्शन ऑफ करंट रेस्ट ऑफ द फिंगर टुवर्ड द पॉइंट वेयर मैग्नेटिक फील्ड इज टू फाइंड आउट तो थंब का इशारा अंदर और ऊपर वाले के लिए भी अंदर तो नेट मैग्नेटिक फील्ड अंदर प्लस अंदर ये ऐड हो जाएगी तो नेट मैग्नेटिक फील्ड का मन में आंसर सोच के बताओ म्यू0/4 पाई I डब्बे के अंदर 2 पाई सॉरी पाई और 1/r1 प्लस 1/r2 कितने लोगों ने मन में कर लिया आप ईमानदारी से करना शाबाश सवाल नंबर 15 इसे हम लोग कल करेंगे जब लोग तकरीबन अच्छा एक बात ये बताओ क्या सवाल नंबर 15 हो सकता है तो हो जाएगा यार मानो ना मानो क्या कहते हो 15 नंबर क्या कह रहा है चार्ज पार्टिकल जिस चार्ज पार्टिकल के पास कितना चार्ज है
इलेक्ट्रॉन के बराबर की 100 गुना, तो इलेक्ट्रॉन है 1.6 10 की पावर माइनस 19, तो उसका 100 गुना हो जाएगा 1.6 into 10 की पावर माइनस 19 into 100। अच्छा, इसमें रिवॉल्यूशन पर सेकंड दिया क्या? बोलो भाई, कहना कि an electron is rotating 1 rotation per second, मतलब 1 rotation per second, इसका मतलब इसका RPS दिया है, यही इसकी फ्रीक्वेंसी, यही इसकी, तो करंट बताओ कितनी बनेगी? 1/t आई बोली क्या? I बराबर Q/T या I बराबर Q into F। Q के नाम पर इलेक्ट्रॉन के चार्ज का 100 गुना, फ्रीक्वेंसी के नाम पर 1 रोटेशन पर सेकंड करंट मिलेगी, और करंट मिल गई तो सेंटर करने वाला मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा। फार्मूला न्यूनतम 4πI/R डब्ल्यू के अंदर 2π। 16 नंबर सवाल, लॉरेंज फोर्स का एप्लीकेशन कोशिश करो, देखो शायद आ जाए मन में तो रोटेशन पर सेकंड दिया है ना, उसको रिवॉल्यूशन पर सेकंड में चेंज तो करना पड़ेगा। सही है। असल बेटा वो पूरे वो कह रहा है कि ये जो रोटेशन कर रहा है ना, वो उस सर्कुलर पाथ का रोटेशन है जिसकी रेडियस 0.8। रोटेशन इन सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस, नॉट रोटेशन ऑन इट्स ओन एक्सिस, वो स्पिन हो जाएगा। समझ रहे हो? हाजी बच्चा पार्टी 16 नंबर सवाल, 16 नंबर सवाल और पेशेंस के साथ कोशिश करो। 16 हेलो 16 तो नंबर कह रहा है पार्टिकल ऑफ मास में, बेटा सबका आंसर चाहिए, सब लोग पढ़ना पढ़ो। लॉरेंज फोर्स है, लॉरेंज फोर्स का मतलब एक से ज्यादा फोर्स है, एक से ज्यादा फोर्स का मतलब एक फोर्स के नाम पर QE होगा, दूसरे फोर्स के नाम पर QBB होगा। अब कोशिश करो, कहना भैया पार्टिकल ऑफ मास m charge q is released from rest at the origin, speed of the particle when it is traveled d distance along the z axis। अच्छा बताओ, बहुत मन से सोचो, बेहद शानदार, लजीज और टेस्टी सवाल आ गया आपके सामने, और आप कोशिश करें इसमें प्लीज। देखो कितना सुंदर सवाल, इधर कौन सा नंबर है? सवाल नंबर 16। और सबका दिमाग चाहिए। उसने एक्सेस चेंज कर दिया, बेटा पूरे अच्छे तरीके से फोकस करोगे तभी सीख पाओगे। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी V नॉट, मास m और चार्ज के नाम पर Q, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग z axis, magnetic field is along y axis, and charged particle is at condition of rest at origin if it has traveled a distance d along z axis। बच्चों और ध्यान सुनो, सबसे पहली बात, चार्ज पार्टिकल क्या ओरिजिन पर रेस्ट पर रखा है? क्या रेस्ट पर है? वेलोसिटी के नाम पर वेलोसिटी नहीं है तो मैग्नेटिक फील्ड का कोई रोल, इलेक्ट्रिक फील्ड का अपना काम। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना फोर्स लगाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड कितना फोर्स लगाएगा? Q मल्टीप्लाई बाय। अच्छा, अगर फोर्स लगेगा तो फोर्स अपॉन मास बराबर एक्सेलरेशन आएगा। फोर्स का काम होता है स्टेट चेंज करना, एक्सेलरेशन का काम भी स्टेट चेंज करना। फिलहाल रेस्ट पर रेस्ट से कैसे कर देगा? मोशन। किधर मोशन कराएगा? अबे जिधर लगेगा उधर मोशन कराएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का प्लीज आंसर दो, इलेक्ट्रिक फील्ड का ऊपर, तो फोर्स भी कहां? ऊपर। तो फोर्स ऊपर तो एक्सेलरेशन भी कहां पे? ऊपर। और एक्सेलरेशन ऊपर तो वेलोसिटी डेवलप भी कहां होगी? ऊपर। तो चार्ज पार्टिकल ये चला, किसकी वजह से? और चलेगा, रफ्तार आएगी, वेलोसिटी आएगी, अब तो मैग्नेटिक लगेगा। बोलो, तो चार्ज पार्टिकल का जस्ट ऐसे चलना शुरू करेगा और इसकी वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के, हेलो, इसकी इंस्टेंट वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर। कैसा पाथ? कैसा पाथ? सर्कुलर। कैसा सर्कल? मन में सोचो, हम चरम मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इज द फिंगर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। क्या धक्का ऐसे लगेगा? तो हवा में सर्कल बनेगा, ऐसे ऐसा सर्कल बनेगा। अरे बच्चों सोच पा रहे कि नहीं? एक साथ मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों एक्टिव हो तो लॉरेंज फोर्स लगेगा। वो कहने की बात है, मन में चलो। अगर चार्ज पार्टिकल शुरुआत में रेस्ट था, वेलोसिटी नहीं थी, तो मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा, केवल इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा। इलेक्ट्रिक फोर्स लगकर पहले वेलोसिटी पैदा करेगा, जब वेलोसिटी पैदा हो जाएगी अब मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। यानी अब इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक दोनों लगेगा। अब कह रहा है कि भैया उसकी वेलोसिटी बताओ, कब
जब वो जेड एक्सिस के अराउंड डी चल चुका है, पढ़ो ध्यान से, क्या कर चुका है? जेड एक्सिस के अराउंड डी चल चुका है। अच्छा मुझे बताओ और ध्यान से और ध्यान से बताओ, चार्ज पार्टिकल क्या ऊपर जाएगा? गोल गोल भी घूम सकता है, लेकिन ऊपर जाना बंद। शाबाश, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही बोल। ऊपर जाना बंद नहीं है, ऊपर नहीं जाएगा और मैग्नेटिक फील्ड में गोल गोल घूमेगा। अब तुम सुनो, कभी भी रट लो इस बात को, मैग्नेटिक फील्ड का इंटरेक्शन हमेशा मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल के परपेंडिकुलर होता है। मेरी बात सुनिए, सपोज करो कोई दौड़ रहा, ऐसे दौड़ रहा है, और दौड़ते दौड़ते उसको झटके से तरफ खींचा, तो मैं उसकी डायरेक्शन चेंज कर सकता हूँ, उसकी वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को अफेक्ट नहीं कर सकता, मैं उसकी वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को ना बढ़ा सकता हूँ ना। हम इस बात को कई बार बोलते हैं कि जब भी कभी फोर्स के डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी लगेगा, रफ्तार को बोलो भाई, जब कभी कोई भी फोर्स, कोई भी एफर्ट, कोई भी एक्सेलरेशन वेलोसिटी की डायरेक्शन में लगेगा तो वेलोसिटी को अपोजिट लगेगा, और परपेंडिकुलर लगेगा तो ना बढ़ाएगा ना केवल। तो मैग्नेटिक फील्ड का जो फोर्स होता है F बराबर QB sin थीटा, वो ना मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी को बढ़ाता है ना घटाता है, केवल डायरेक्शन को। इतनी बात बोली हमने, बात रट लो इस बात। एक बार बताओ, अच्छा डायरेक्शन चेंज करने से वेलोसिटी चेंज होगी, स्पीड चेंज नहीं होगी, तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला मास वही वेलोसिटी वही, मतलब मास वही, v का मैग्नीट्यूड स्पीड वही, तो काइनेटिक एनर्जी चेंज। कोई भी चार्ज पार्टिकल है, कई बार बोली बात, ये मैग्नेटिक फील्ड में 10 मीटर पर सेकंड से घुसेगा तो 10 मीटर पर सेकंड से आउट हो जाएगा, बशर्ते उसकी डायरेक्शन हर पर चेंज होती जाएगी। क्या मेरा समझ पा? अब जरा आंसर दीजिए, इस चार्ज पार्टिकल पर कौन धक्का लगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। कितना धक्का लगा? चार्ज पार्टिकल का मैग्नीट्यूड q, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो धक्का कितना लगेगा? q मल्टीप्लाई बाय e, फोर्स अवेलेबल है, q मल्टीप्लाई बाय e। अच्छा, क्या जिस तरह फोर्स लगेगा उसी तरह डिस्प्लेस होगा? कितना डिस्प्लेसमेंट? d, ये डिस्प्लेसमेंट। अच्छा मुझे केवल एक बात और बताओ, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अगर दोनों एक साथ किसी फिगर में, क्या वेक्टर निकल सकता है? क्योंकि वेक्टर का फार्मूला फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स, या FD cos, या तो डेफिनेशन लिखो या तो FD cos थीटा लिखो। तो हमने कहा फोर्स भी ऊपर और डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर, मतलब कि ऊपर जाने से सर्कल बना देगा एनर्जी, राइट? तो W बराबर फोर्स के नाम पर बेटा Q into E, डिस्प्लेसमेंट में कितना चलना है, ऐसा नहीं कर रहा सवाल, क्या है? डिस्प्लेसमेंट बताओ। अच्छा वक्तन किस काम में है? वक्तन बाय ऑल फोर्सेस। अच्छा और वो एक फोर्स की दो फोर्स, इलेक्ट्रिक वाला की मैग्नेटिक वाला की दोनों, जितने फोर्स के उतने ही काम होंगे, एक काम की दो काम, इलेक्ट्रिक भी काम करेगा मैग्नेटिक भी, इलेक्ट्रिक का काम फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट, मैग्नेटिक फील्ड का काम भी फोर्स मल्टीप्लाई बाय। ध्यान से देखो, इलेक्ट्रिक कहां लग रहा? जा भी कहां रहा? ऊपर जाएगा तो क्या मैग्नेटिक के साथ कब बनाएगा? तो मैग्नेटिक फील्ड लग रहा, मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है, लेकिन काम या तो कई फोर्स ऐसे होते हैं जो एक्टिव होते हैं, लग रहे होते हैं लेकिन काम नहीं करते, और ये ऐसे फोर्स होते हैं जिनका 30 के साथ एंगल 90 बनता है। याद आया? तो मेरे कहने का मतलब ये, तुमसे केवल सरल भाषा पूछ रहे हैं, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड काम करेगा? ये फोर्स भी लगेगा, ये भी लगेगा, ये सीधे ले जाएगा और ये वाला गोल गोल घुमाएगा, तो ये ले जाएगा सीधे और ये ले जाएगा, ये गोल गोल घुमाएगा। अच्छा गोल गोल घुमाने में कोई काम नहीं होता, केवल आप डायरेक्शन चेंज कर रहे होते हो, लेकिन सीधे स्ट्रेट ले जा रहे हो, वेक्टर होगा। तो वेक्टर का फार्मूला फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट, फोर्स के नाम पर q मल्टीप्लाई बाय e मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट, और वेक्टर बाय ऑल फोर्सेस बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक का मतलब होता है हाफ mv फाइनल माइनस हाफ mv इनिशियल स्क्वायर। इनिशियली का रेस्पेक्ट था तो काइनेटिक एनर्जी के नाम पर 0, ये वाला 0 प्लस मल्टीप्लाई, बोलो बेटा 2 q ed अपॉन बराबर स्क्वायर ऑफ, आंसर आ रहा है। आप डिटेल बता रहे, कुछ नहीं करना, बस एक लाइन का सवाल है, वर्क बाय इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर चेंज इन काइनेटिक, एक लाइन का सवाल था, हमें डिटेल समझा है कि मैग्नेटिक फील्ड काम नहीं करेगा। मेरी बात समझ पा रहे ना? मैग्नेटिक फोर्स एक्टिव होगा, लेकिन मैग्नेटिक फोर्स के वर्क की काउंटिंग नहीं होती कभी, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड हमेशा डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर काम